वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 11 की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय इस बुक का जो 7वां चैप्टर है वो इस वीडियो में करवाऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम ये बच्चों 6 चैप्टर कर चुके हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे 7वें चैप्टर का नाम है वो है आधुनिकीकरण के रास्ते। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमें चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, ये सारे जो देश थे ये कैसे डेवलप हुए, कैसे विकसित हुए। और आज के समय जैसे आपको पता ही होगा, चीन कितनी बड़ी इकोनॉमी है, जापान कितना आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, कोरिया, ताइवान, ये सारे देश कितने डेवलप हो चुके हैं। इन देशों के बारे में ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और शुरुआत से तो ये देश ऐसे रहे नहीं होंगे, तो ये देश कैसे डेवलप हुए, कैसे विकसित हुए, यही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चीन के बारे में समझ लेते हैं, चीन का इतिहास और इसका विकास। देखो मैप में मैं आपको ये सारे देश दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये जो है हमारा चीन है, ये हमारा ताइवान है, ये हमारा जापान है और ये हमारा कोरिया। कोरिया देखो दो पार्ट में है, दक्षिण कोरिया और एक उत्तरी कोरिया। ये कैसे आगे बटा था, दो पार्ट में कैसे तरीके से इनका विभाजन हो गया, वो हम आगे समझेंगे। तो जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा चीन का इतिहास और उसका विकास। देखो चीन के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में, वो सब चीजें हम समझ लेते हैं पहले। देखो 19वीं सदी तक, 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेकर 1900 तक। 1801 से लेकर 1900 तक की टाइम पीरियड में जो चीन है वो पूर्व एशिया की एक महान शक्ति के रूप में बढ़ चुका था। मतलब चीन जो है काफी पावरफुल हो चुका था 19वीं सदी तक। यहाँ पे कौन सा वंश शासन करता था? छिंग राजवंश। इस राजवंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। पर क्या हुआ ना, यहाँ पे अंग्रेज लोग आए। जैसे कि अंग्रेज लोग भारत में आए थे, भारत में आए वो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करा, पूरे भारत पे अपना कंट्रोल कर लिया, पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया और उसे एक उपनिवेश बना दिया। उसी तरीके से क्या होता है, जो अंग्रेज लोग थे, ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये लोग चीन में भी जाते हैं और चीन में जाकर वहाँ के लोगों के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और धीरे धीरे वहाँ की राजनीति पर अपना कब्जा कर लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं। जिस कारण से क्या होता है, जहाँ पे राजवंश हुआ करता था, छिंग राजवंश, वो भी खत्म हो जाता है। अब पूरी तरीके से जो राजनीतिक नियंत्रण है वो खो बैठता है। अब जो अंग्रेजों द्वारा चीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया, उससे क्या होता है, चीन के अंदर विदेशी प्रभाव पड़ता है। विदेशी प्रभाव क्या, वहां से अब देखो ब्रिटिश के जो बाहर के लोग हैं वो लोग चीन के अंदर आएंगे, चीन में व्यापार करेंगे। अब वो लोग चीन की राजनीति में हस्तक्षेप करें, चीन के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वहां पर वो लोग प्रभाव डाल रहे हैं, वहां की चीजों से छेड़छाड़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, चीन के अंदर विदेशी प्रभाव जो है वो बढ़ता है। और जो वहां के चीन के लोग होते हैं वो सारे लोग इन सब चीजों से नाखुश होते हैं, इन सब चीजों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, चीन के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है। मतलब लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं अंग्रेजों से। और जो बाहरी हस्तक्षेप हुआ अंग्रेजों के द्वारा चीन के अंदर, इससे क्या होता है, जो चीन की संप्रभुता थी वो भी खत्म हो जाती है। जो चीन की आजादी थी अपना डिसीजन लेने की, अपना कुछ भी करने की, वो सारी चीजें इससे खत्म हो जाती है। इससे उसे काफी नुकसान पहुंचता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1949 1949 में चीन जो है गृह युद्ध छेड़ता है अंग्रेजों के खिलाफ। और उसको जीतने के बाद वो अंग्रेजों से आजादी पा लेता है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है अंग्रेजों की गुलामी से। देखो भारत जो आजाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, 1947 में। ठीक है, जो चीनी लोग आजाद हुए थे वो कब हुए थे, 1949 में। अब भाई ये लोग आजादी तो पा लेते हैं, पर अब आजादी पाना ही सब कुछ थोड़ी था। अब इन्हें कुछ सुधार करने थे, क्योंकि इन्हें डेवलप भी तो होना था, विकसित भी तो होना था। चीन के अंदर ज्यादा कुछ था ही नहीं, भुखमरी टाइप सी हो रखी थी वहां पे। तो इस चीज को ठीक करने के लिए, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए उन्होंने सुधार करने के लिए सोचा। तो जो वहाँ के नेता लोग थे, जो वहाँ के लीडर लोग थे, उन्होंने क्या करा, 1970 के दशक में सुधार करने आरंभ कर दिए। और यहाँ पे क्या होता है, 1978 में एक नीति अपनाई जाती है, ओपन डोर पॉलिसी। इसमें क्या होता है, ये लोग पहले 1978 से पहले क्या करते थे ना, ये लोग किसी और देश के साथ, किसी बाहरी देश के साथ व्यापार नहीं किया करते थे। केवल अपने ही देश के अंदर सब कुछ करा करते थे, पर किसी दूसरे देश के साथ ये लोग व्यापार नहीं किया करते थे। पर 1978 के बाद क्या होता है, ये लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, अमेरिका के साथ या अन्य देशों के साथ ये लोग व्यापार करते हैं। इससे क्या होता है, विदेशी जो निवेश है, जो विदेशों का पैसा है, वो इस देश के अंदर इन्वेस्ट होने लगता है, जिससे ये लोग डेवलप होते हैं। बेसिकली ये लोग पूंजीवादी प्रणाली, जो पूंजीवादी पॉलिसी है, उसे अपनाने लग जाते हैं। इससे पहले ये लोग साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते थे, समाजवादी व्यवस्था को, पर बाद में क्या करते हैं, ये लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने लग जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधार करे, लेकिन जो देश का जो कंट्रोल रहा वो किसके पास रहा था, साम्यवादी पार्टी के पास ही। चीन के जो लोग हैं ना, वो जो उनका इतिहास है, जो उनकी हिस्ट्री है, इस चीज को वो लोग बेसिकली रूल करने के लिए, शासन करने के लिए एक गाइडेंस की तौर पे देखते हैं।
कि जैसे हमारे पहले के राजा लोग शासन किया करते थे, राजपाट अपना चलाया करते थे, उन्हीं लोगों से हमें सीखकर अपना शासन व्यवस्था जो है वो आज के समय में चलाना चाहिए। एक वहाँ के काफ़ी बड़े विद्वान हैं चीन के, कौन? सीमा जियान। इन ये जो विद्वान हैं, इन्होंने जो इतिहास लेखन है, जो इतिहास लेखन किया जाता है, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण बताया, काफ़ी ज़रूरी बताया। देखो एक और चीन के विद्वान हैं, जिनका नाम क्या है? लियांग चीचाओ। और उसके साथ-साथ जो और विदेशी यात्री आए, देखो विदेशी यात्री ना वो लोग होते हैं जो बाहर से किसी देश से दूसरे देश से चीन के अंदर घूमने आए, वो लोग विदेशी यात्री होते हैं। तो उन्होंने चीन के बारे में क्या देखा, क्या सुना, उन सारी चीज़ों को अपनी रचनाओं में, अपनी किताबों के अंदर लिखा। और ये जो विद्वान है हमारे लियांग, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में लिखा। तो इन सब चीज़ों से हमें चीन की हिस्ट्री, चीन के बारे में पता लगता है कि वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था रही होगी, कैसे वहाँ के राजा लोग रहे होंगे, कैसे वहाँ के लोग रहे होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्हीं लोगों के थ्रू पता लगता है। एक और विद्वान थे नाइपी कोनान। इन्होंने क्या किया, इनका मानना था ना कि जो सुंग राजवंश था चीन के अंदर, इस राजवंश द्वारा चीन के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए। जो चीन के अंदर कमियां थी, उन सब सारी कमियों को इस राजवंश के लोगों ने ठीक करने की कोशिश करी थी। और इनका मानना था कि लोकतंत्र के जरिए ही स्थानीय समाज को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। ये था हमारा चीन के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब जो अगली हमारा टॉपिक है वो हमारा जापान के बारे में। अब हम जापान को थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान का इतिहास और उसका विकास। देखो 19वीं सदी तक ना, 19वीं सदी का टाइम मैंने आपको बता दिया था ना, 1801 से लेकर 1900 तक। तो 19वीं सदी तक क्या होता है, जो जापान है वो एक छोटा-सा अलग-थलग सा देश था, मतलब छोटा-सा एक देश था। जैसे मैप में मैंने आपको दिखाई रखा है। सारे देशों से ये अलग-थलग सा एक अलग कोने में ही पड़ा हुआ था, है ना? और इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल भी उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो जापान क्या होता है ना, जापान देखता है कि कैसे अंग्रेजों ने चीन को भी गुलाम बना लिया, भारत को भी गुलाम बना लिया और अन्य देशों को भी गुलाम बनाया जा रहा है। तो जापान इस चीज़ से डर रहा था कि कहीं ये जो विदेशी लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, ये कभी जापान में आकर हमें भी गुलाम ना बना ले। इसलिए हमें भी डेवलप होना पड़ेगा, हमें भी विकसित होना पड़ेगा। ये जो जापान है पहले ही समझ गया था। तो इसने क्या करा, बहुत ही औद्योगिक विकास करा। औद्योगिक विकास मतलब बेसिकली इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, इंडस्ट्री लगाई, उद्योग लगाए, जिससे यहाँ पर औद्योगिकरण हो पाया और अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत ही तेजी से इन्होंने विकास करा। उसने पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देश कौन थे? ये जो यूरोप के देश थे, इन सारे देशों से उन्होंने सीखा कि कैसे लोग विकसित हो रहे हैं, कैसे लोग डेवलप हो रहे हैं, कैसे लोग दूसरे देशों को गुलाम बना रहे हैं। इन सभी चीज़ों को उन्होंने सीखा और उससे अपने आप को आधुनिक बनाया। तो देखा है कैसे अपने आप को आधुनिक बना रहे थे, दूसरे लोगों से सीख कर। जापान भी जो अंग्रेजों की तरह शक्तिशाली बन रहा था, तो ये क्या करता है, जो ताइवान था, चीन का एक पार्ट कहा जाता है ना, जो ताइवान को इसने 1895 में और कोरिया को 1910 में अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब इसने भी इन देशों के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया, अपना कंट्रोल कर लिया, इन्हें अपना उपनिवेश बना दिया। और इसके साथ-साथ चीन को कब हराया इसने? 1894 में। और रूस को 1905 में हराकर ये दिखाने की कोशिश करी कि जापान जो है कितना डेवलप हो चुका है, कितना शक्तिशाली हो चुका है। और इसी तरीके से इतना इसने युद्ध लड़े, इतना आतंक मचाया, दूसरे-दूसरे देशों पे अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करी। इससे क्या होगा, ये हर समय युद्ध में ही रहने लग गया। और एक टाइम आता है 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, तो इसमें क्या होता है, अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर होते हैं, हिरोशिमा, नागासाकी। इन दोनों देशों के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाता है। और वहाँ पे इतना विध्वंस मचता है, इतना आतंक मचता है कि आज के समय भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कितना उस परमाणु बम का इफ़ेक्ट पड़ता है। परिणाम बहुत ही खराब निकलता है इस परमाणु बम का, जिससे जापान क्या होता है, एकदम हार मान लेता है, सरेंडर सा कर देता है, ठीक है, अमेरिका के आगे। उसके बाद से, उसके उस युद्ध के बाद से जापान ने अपने संविधान में ये लिख दिया कि आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे अमेरिकी आधिपत्य में लोकतंत्र की भी नींव रखी गई। देखो जापान ने स्टार्टिंग से ही अपना औद्योगिकरण, अपने आप को विकसित करना, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। और 1970 के दशक तक, 1970 का दशक मतलब 1970 से लेकर 1980 तक के बीच में जो जापान है ना, एक काफ़ी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने भी लगा था। जापान जो लोग पूंजीवादी सिद्धांतों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। पूंजीवाद सिद्धांत क्या होते हैं? देखो पूंजीवाद का मतलब सिंपली ये होता है ना कि इस पे जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उन पे कंट्रोल जो होता है किसी निजी व्यक्ति का होता है। सरकार का कंट्रोल इन सब चीज़ों पे कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। जो उत्पादन के साधन है, उसका मालिक बेसिकली कोई निजी व्यक्ति होगा या कोई पर्सनल कोई एक व्यक्ति होगा, ना कि गवर्नमेंट उसकी मालिक होगी, ठीक है? इसी तरह की प्रणाली को पूंजीवाद कहा जाता है। और बेसिकली इस तरह की प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जाए, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है। जो जनता है उसका ध्यान इसके अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है? ये था हमारा पूंजीवाद। इसके साथ-साथ जो जापान अपना विस्तार कर रहा था, उसने उसको
एशिया की मुक्ति, जो एशिया के बहुत सारे देश हुआ करते थे उनको जो गुलाम बना लिया गया था, उन सारे देशों की मुक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश करी। और जो पश्चिम संस्कृति है, जो पश्चिम के लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका विरोध करने के लिए ये सब दिखाने की कोशिश उसने की थी। तो वो जिस तरीके से चीन के अंदर इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करता था ना, उसी तरीके से जापान के अंदर भी इतिहास लेखन का, इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। उनका भी यही मानना था कि इतिहास लेखन के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं, अपनी शासन व्यवस्था को, अपने राजपाट को, अपनी संस्कृति को जान पाते हैं। अब 1869 में क्या होता है, एक ऐतिहासिक ब्यूरो की स्थापना कर दी जाती है, जिसके अंदर इतिहास से जुड़ी रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सब चीजों को रखा जाता है, अभिलेख होते हैं, उन सब चीजों को उसके अंदर रखा जाता था। एक इतिहासकार है हमारे पुमे कुनिताके, इन्होंने बेसिकली इतिहास को नई तरीके से बताने की कोशिश करी, नई तरीके से उसका व्याख्या करने की कोशिश इन्होंने करी थी। और जो जापान के हमारे इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियंस है, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने इतिहास को दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये था हमारा चीन के बारे में और ये था हमारा जापान के बारे में। अब इन सब चीज़ों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती होगी? देखो, तो कुछ हमें सरकारी इतिहास मिलते हैं, सरकारी चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं, उन सब चीज़ों से हमें पता लगता है। और यहाँ पे लेखन तो इतना सारा था कि इसके थ्रू हमें इनके इतिहास के बारे में पता लगता है। यहाँ पे साहित्य बहुत अच्छी मात्रा में लिखा जाता था, उनके थ्रू हमें पता लगता है। हमें धार्मिक पर्चे मिलते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू हमें इनके इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो मिल पाती है। ठीक है, ये इसके लिखित स्रोत थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह चीन और जापान, भौतिक भूगोल और संस्कृति का परिचय। देखो, चीन की भौगोलिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। यहाँ मैंने साइड में चीन का जो मैप है वो भी लगा रखा है, अगर आपको चीन के मैप के बारे में ना पता तो ये चीन का मैप है। ठीक है, तो चीन की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता है, जिसके आकार के बारे में देख लेते हैं और उसकी स्थलकृति के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, चीन जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीपीय देश है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की जलवायु है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, अलग अलग तरीके की जलवायु हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो इस देश का बड़ा हिस्सा है वो बेसिकली पहाड़ी है। यहाँ पे हमें पहाड़ जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से ये जो देश है एक भौगोलिक विविधता से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, मैदान, पहाड़, जंगल, ये सारी अलग तरह की जो स्थलाकृतियां वो सब हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट, प्रमुख नदियां। देखो, चीन में 3 प्रमुख नदियां, उनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली है हुआंग, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है हिंदी में, यांगसी या फिर से छांगयांग भी कहा जाता है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, यांगसी वाला, तीसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तीनों नदी के नाम आपको याद होना चाहिए। और जो तीसरी नदी है वो है पर्ल नदी। ठीक है, ये जो नदियां है बेसिकली कृषि के लिए, व्यापार के लिए, सभ्यता के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। देखो, पानी वानी नहीं होगा तो वो लोग कृषि कैसे कर पाएंगे, खेती कैसे कर पाएंगे, व्यापार के लिए जरूरी होती, क्योंकि देखो उस टाइम पे गाड़ी घोड़े इतने तो हुआ नहीं करते होंगे, तो व्यापार क्या कर देंगे वो नदी के थ्रू ही, नाव आप बना के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते होंगे। इन सब चीजों के लिए नदी का बहुत इंपॉर्टेंस वहां पे हुआ करता होगा। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या और भाषा। देखो, जातीय समूह हुआ करते हैं वहां पे, मतलब इस जाति के लोग रहा करते होंगे, इस जाति के लोग रहा करते होंगे, तो मतलब अलग अलग जाति के लोग वहां पे रहा करते होंगे। तो जो हान है वो चीन का सबसे बड़ा जातीय समूह है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, जो हान है वो चीन का सबसे बड़ा जातीय समूह है। और चीन की प्रमुख भाषा क्या है, चीनी, जब इसे ये भी कहा जाता है पोंतुगुआ। ये वहां की सबसे प्रमुख लैंग्वेज है, सबसे प्रमुख भाषा है। और इसके अलावा कुछ और भाषाएं बोली जाती है, जैसे कैटोनिज, संगाइनाइज, और कुछ अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है। देखो, अल्पसंख्यक बेसिकली वो लोग होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, मतलब जो जिन जाति के लोग संख्या में कम रहा करते होंगे उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। उनकी भी कुछ भाषाएं थी, जैसे उगुइर, मांचू, तिब्बती और हुई, इस भाषा के लोग भी वहाँ पे रहा करते होंगे। अब खान पान की विविधता। देखो, जो चीन का खाना पीना था वहाँ पे अलग अलग तरीके के खाने पीने देखने को मिलते हैं। वहाँ के लोग ज्यादातर चावल खाया करते थे, गेहूं, मक्का, ये सब चीजें वो लोग उगाया करते थे। यहाँ पे 4 प्रकार के हमें मेनली व्यंजन देखने को मिलते हैं। जो सबसे फेमस वाला था वो आपको याद रखना है, कैटोनी भोजन, जैसे डिमसम। ये जो भोजन है ये विदेशों के अंदर भी काफी लोकप्रिय है। और क्षेत्रीय खान पान की विशेषता देखो, उत्तर चीन में जो गेहूं जो है वहां पे उगाया जाता था, ये वहाँ की मुख्य फसल थी। और जो सेचुआ क्षेत्र था इनका, वहां पर तीखा खाना, मसालेदार खाना लोग ज्यादा पसंद किया करते थे। और जब पूर्वी चीन था वहां पे चावल, गेहूं, ये इस तरीके की फसल वहां पे उगाया जाती थी। देखो, चीन के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे जापान के बारे में। जापान की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता है। देखो, जापान का फ्लैग मैंने ही लगा रखा है, अगर ना पता हो तो जापान का फ्लैग ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले द्वीपीय संरचना। देखो, अगर आपको द्वीप ना पता हो द्वीप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। मान लो ये जगह है और ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो ये हमारा द्वीप होता है। ठीक है, द्वीप का मतलब सिंपली होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होना। जो जापान है वो एक द्वीपीय समूह है, मतलब
3-4 द्वीपों से मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमें द्वीप देखने को मिलते हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोको और होकुदोई। ये वहाँ के 4 द्वीप है जिनसे मिलकर हमारा जापान बनता है। जो ओकिनावा द्वीप समूह है वो सबसे दक्षिण में है और यह लगभग बहामास के अक्षांश पर स्थित है। यहाँ की स्थलकृति के बारे में देख लेते हैं। अब भूकंपीयता देखो, जापान का जो लगभग 50% जो इलाका है, मान लो जापान है, तो इसका जो 50% इलाका है ना, वो पहाड़ी है। मतलब वहाँ पे ज्यादातर पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं। और जापान के अंदर भूकंप देखो नॉर्मल से हैं, भूकंप वहाँ पे बहुत आते हैं, जिस कारण से वहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर लकड़ी के घर बनाकर रहा करते हैं। इन भूकंपों के कारण, इस भौगोलिक विशेषता के कारण ही क्या होता है, यहाँ के जो हमें वास्तुकला, जो जीवन शैली है, इन सब चीजों में काफी चेंजेस देखने को मिलता है अन्य देशों के मुकाबले। अब जनसंख्या और अल्पसंख्यक समुदाय देखो, यहाँ पे बेसिकली जापान के लोग, जो जापानी मूल लोग हैं, वही रहा करते हैं, पर कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक, देखो अल्पसंख्यक जो है हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से जापान के अंदर भी कुछ अल्पसंख्यक लोग हमें देखने को मिलते हैं जो अन्य समुदाय से हुआ करते हैं, जैसे कि आयून समुदाय से कुछ हमें लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो है कोरिया से आए हुए थे। कोरिया से कैसे आए थे, कोरिया को जब जापान ने अपने कब्जे में कर लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, तो वहां से कुछ मजदूर को जापान अपने यहाँ लेकर आया है मजदूरी कराने के लिए। तो उस समुदाय के लोग यहाँ पे बस गए। तो इस तरीके से हमें छोटे-छोटे अन्य समुदाय के लोग भी जापान के अंदर में देखने को मिलते हैं। अब कृषि और भोजन देखो, जापान के अंदर पशुपालन जैसा कुछ था नहीं। पशुपालन वाली परंपरा जो है जापान के अंदर फॉलो नहीं की जाती थी। वहाँ पे चावल जो उनकी मुख्य फसल थी, और जो मछली, ये लोग मछली भी बहुत खाया करते थे। मछली इनका प्रोटीन का मेन स्रोत या मेन रिसोर्स हुआ करता था, जो पोषण के लिए बहुत जरूरी भी होता है, ठीक है। अब लोकप्रिय जापानी व्यंजन देखो, जापान का बहुत फेमस व्यंजन, फेमस खाना पीना है। आपने सुशी का नाम तो सुना ही होगा, ये जापान का ही फेमस भोजन है, ठीक है। और ऐसी साशमी, ये जो व्यंजन है, जो खाना पीना है, ये पूरी दुनिया में आज के समय में फेमस है। ये बेसिकली कच्ची मछली पे आधारित है। कच्ची मछली इसके अंदर डाल के खिलाई जाती है, इस तरह का कुछ खाना पीना होता है, ठीक है। ये जापान का फेमस व्यंजन था। जापान की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषता हमने देख ली, चीन की देख ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जापान की राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देख लेते हैं। देखो, जापान के अंदर शुरू से ही एक राजा हुआ करता था। जो राजा जो है वही वहाँ का शासन जो है चलाया करता था। वो बेसिकली रहा कहाँ करता था, क्योतो में। क्योतो क्या है, जापान का एक नगर है, वहाँ को राजा रहा करता था। पर 12वीं सदी में क्या हो जाता है, जापान की जो असली सत्ता है, मतलब जो असली पावर है, वो किसके पास हो जाती है, शोगुनों के हाथ में। शोगुनों कौन थे, ये जापान का ही एक लोगों का समुदाय हुआ करता था, एक विशेष वर्ग हुआ करता था। इन लोगों के पास जो है पूरी शासन की व्यवस्था आ जाती है। और ये लोग राजा के नाम पर, मतलब औपचारिक रूप से, मतलब राजा ने इन्हें एक तरीके से पावर दे दी कि आप लोग शासन कीजिए, आप लोग यहाँ पे रूल कीजिए। तो राजा ने इन्हें औपचारिक रूप से सम्राट के नाम पे लोग जो है यहाँ पे शासन जो है किया करते थे, यहाँ पे कंट्रोल जो है किया करते थे। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया, 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के जो लोग थे वो इस पद पर बने रहे। किस पद पे, शोगुन पद पर। जो शोगुनों को इन्होंने, राजा ने अधिकार दे दिया था ना कि आप लोग शासन कीजिए, तो इस पद पर 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के जो लोग थे वो लोग बने रहे। और उन्होंने ही इतने लंबे समय तक शासन जो है वो किया। अब ये जो शोगुन लोग थे ना, इन्होंने क्या करा, इस पूरे जापान को 250 क्षेत्रों में बांट दिया। इस तरीके से इन्होंने 250 क्षेत्र में बांट दिया। और जो एक डैम्यो नाम के जो एक और समुदाय था, इस समुदाय के लोगों को इन्होंने इन 250 क्षेत्रों को सौंप दिया कि अब यहाँ पे आप लोग कंट्रोल कीजिए। छोटे छोटे इलाके बांट दिए कि आप लोग यहाँ पे आप कंट्रोल, आप लोग यहाँ पे शासन जो है कर सकते हैं। अब शोगुनों और डैम्यो का संबंध देखो, शोगुन जो लोग थे उन्हें भाई देखो ये भी लग रहा था कि कहीं जो डैम्यो लोग हैं, इन्हें हमने जो राज्य दे दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बांट के जो क्षेत्र दे दिए हैं, कहीं ये विद्रोह ना कर दे, कहीं ये हमारे साथ गद्दारी ना करते। तो इसलिए ये जो शोगुन लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये डैम्यो को, उनकी जो जापान की जो राजधानी थी एदो, जो वर्तमान में टोक्यो नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर रहने के लिए कहते थे कि आप जो डैम्यो लोग हो, मतलब जो जितने भी डैम्यो लोग हैं उनसे, कि अब सारे लोग जितने भी डैम्यो लोग हैं वो सारे टोक्यो के अंदर रहा करेंगे। और बेसिकली ये इसीलिए इन्होंने अपनाया है कि कहीं ये जो लोग हैं कहीं विद्रोह ना कर दे, कहीं इन पे खतरा ना बन जाए आने वाले फ्यूचर में। इस डर के कारण इन्होंने इन्हें राजधानी के अंदर रहने के लिए कह दिया। और जो जापान के प्रमुख शहर थे, मेन शहर थे, जो प्रमुख खदानें थी जहाँ से अच्छा खासा पैसा आ रहा था, उन पर अपना सीधा कंट्रोल इन्होंने स्थापित कर लिया था। एक वहाँ पे योद्धा वर्ग था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, समुराई। ये योद्धा वर्ग क्या करता था, सीधे राजा की हिफाजत करता था, राजा की रक्षा वर्ग किया करता था। अब 16वीं सदी के अंत के 3 मुख्य परिवर्तन, 16वीं सदी में 3 मेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन चेंजेस पे क्या क्या चीजें थी वो देखते हैं।
क्या होता था ना, 16वीं सदी से पहले क्या होता था, किसान जो हुआ करते थे, जो कृषक वर्ग हुआ करता था, उन सबको भी हथियार दे दिए जाते थे कि आप लोग हथियार रखें, इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है तो आपको भी बुला लिया जाएगा। पर 16वीं सदी के बाद क्या करते हैं, उन लोगों से हथियार, जो किसानों से हथियार जो है वो ले लिए जाते हैं, वो छीन लिए जाते हैं, और केवल एक ही वर्ग का समुराई वर्ग, केवल इसी वर्ग को ये अधिकार दिया जाता है कि सिर्फ आप ही तलवार रख सकते हैं, आप ही हथियार जो है वो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो राजा की रक्षा करने के लिए रखा गया था, तो केवल इसी वर्ग को हथियार रखने की आजादी जो है वो दी जाती है। और किसानों से बेसिकली हथियार इसलिए छीन ले जाते हैं, कहीं जो किसान लोग हैं कहीं विद्रोह ना कर दे, कहीं राजा के खिलाफ आवाज उठाने ना लग जाए, इसलिए इन लोगों से हथियार छीन लिए जाते हैं। और दूसरा क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जो दैम्य लोग थे इनको राजधानी में निवास करने का तो आदेश दे दिया गया था। इसके साथ साथ इन्हें बहुत ही कम आजादी दी गई थी, मतलब जो इन्हें जितने अधिकार पहले मिले हुए थे, 250 क्षेत्र में जापान को बाँटा गया था, उन पे इनको अधिकार करने के लिए पावर्स दी गई थी। वो सारी जो स्वायत्तता थी, वो सारी जो आज़ादी थी, वो सब इनसे छीन ली जाती है। और तीसरा जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब वहाँ की जो ज़मीनें थी, मतलब खेती करने के लिए जो ज़मीनें हुआ करती थी, उन सब चीज़ों की जाँच-पड़ताल की जाती है कि कौन-सी ज़मीन कितना अच्छा उपजाऊ है, कौन-सी ज़मीन कम उपजाऊ है, कौन-सी ज़मीन ना के बराबर उपजाऊ है। इस तरीके से सारी ज़मीनों को वो सर्वेक्षण करते हैं और उसे उस आधार पे बाँट दिया जाता है कि कितनी अच्छी है, कितनी कम अच्छी है और कोई ना के बराबर अच्छी है। इस तरीके से उसे बाँट दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो टैक्स वसूलने में, टैक्स इकट्ठा करने में आसानी हो जाती है। देखो, तो दैम्यों ने राजधानी का विकास किया, उससे क्या हो रहा था, शहरों का जो आकार है वो बढ़ने लगा था। और जो 7वीं शताब्दी तक जो हमारा एडो है, जो टोक्यो है, वो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो बन गया था। देखो, जो हमारे टोक्यो, जिसे हम पहले एडो नाम से जानते थे, वो ना दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया था। कब? 7वीं शताब्दी तक। और जो अन्य नगर थे जैसे ओसाका, क्योतो, ये शहर वो थे जो व्यापारिक केंद्र के रूप में फेमस हो रहे थे। और जापान में कम से कम 6 से 11 शहर थे जिनकी जनसंख्या लगभग-लगभग कितनी थी, मतलब 50,000 जनसंख्या तो वहाँ पे नॉर्मली हुआ ही करती थी। देखो, जैसे-जैसे व्यापारी लोग जो है वो फेमस हो रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे। उन लोगों ने क्या करा ना, उन लोगों ने कला को, आर्ट को, आर्टिस्टों को प्रमोट करना और चालू कर दिया। जो लेखक लोग हुआ करते थे, उनको लेखन से जीवन चलाने का अपना मौका मिलने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ना-वढ़ना, लिखना, स्कूल कॉलेज ये सब आम हो गए थे, वहाँ पे पढ़ाई को प्रमोट किया जा रहा था। जो टोक्यो था, जिसे मैदो कहते थे, वहाँ पे लोग सस्ते दामों में किताबें किराए पे भी ले सकते थे। जैसे आज के टाइम में भी हम कॉपी किताब, जो किताब से हम बुक्स हैं उन्हें किराए पे ले सकते हैं ना, उस टाइम पे भी वहाँ पे भी वो लोग किताबों को किराए पे ले सकते थे, उन्हें पढ़ सकते थे। जिससे पढ़ाई-लिखाई को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। कला को, साहित्य को, इन सब चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। इससे हमें क्या पता लगता है कि वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई की लोकप्रियता काफ़ी रही होगी। देखो, जापान को ना एक अमीर देश माना जाता है। देखो, जापान पहले भी अच्छा खासा डेवलप था, पहले भी अमीर था और आज के समय भी हमें पता ही है जापान इतना अच्छा खासा देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज़ के मामले में हमसे बहुत आगे है आज के टाइम पे भी। जापान को एक अमीर देश माना जाता। क्यों? क्योंकि वो चीन से रेशम मंगवाता था और भारत से कपड़ा जैसी फ़ेमस जो वस्तुएँ, विलासी वस्तुएँ, जो महँगी वस्तुएँ, इन सब चीज़ों को मँगवाया करता था। और मँगवाता तो था ही था, इनके बदले वो चाँदी, सोना, इन सब चीज़ों के थ्रू भुगतान किया करता था। मतलब अगर उसने चीन से रेशम मंगवाया, तो उसे वो चाँदी देगा, भारत से कपड़ा मँगवाया तो उसे वो सोना देगा। इस तरीके से वो चीज़ों का लेन-देन किया करते थे। तो इससे पता लगता है कि वो लोग कितने अच्छे खासे अमीर रहे होंगे, कितना अच्छा खासा उनके पास पैसा रहा होगा। पर इन सब चीज़ों के थ्रू अब इतना उन्होंने व्यापार-व्यापार उन्होंने किया, इस चीज़ों का लेन-देन किया, एक्सचेंज किया। इससे क्या होता था, इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ा। इसलिए क्या हुआ, जो तोकुगावा वंश का जो शासन था, तोकुगावा वंश के जो लोग थे, उन्होंने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। जो सोना-चांदी ये लोग भेज दिया करते थे कपड़ों-वपड़ों के बदले, रेशम के बदले। इन सब चीज़ों के बदले इन्होंने ये सब चीज़ें भेजने पे रोक लगा दी थी। और इसके बदले जो घरेलू उद्योग थे, जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, जो घरेलू लगा सकते थे, इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रोमोट किया, प्रोत्साहित किया, ताकि लोग जो अपने घर के पास ही फैक्ट्री लगाने की कोशिश करें, अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करने का इन्होंने काम किया। देखो, आर्थिक संरचना में नवाचार, देखो जो नकदी मुद्रा के बढ़ते उपयोग से और चावल के शेयर बाजार की स्थापना जैसे विकास जापान की अर्थव्यवस्था को नए रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जब चेंजेस आए, जब बदलाव आए, व्यापारिक लेन-देन को अधिक व्यवस्थित तरीके से और जो आधुनिक बनाने की दिशा में ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, इससे आर्थिक ढांचे में भी हमें स्थिरता देखने को मिलती है और उसके साथ-साथ व्यापार का भी जो विस्तार हो, वो सब हमें देखने को मिलता है। ऐसी सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन, देखो, जो हम जापान का साहित्य पढ़ते हैं, जो पौराणिक कथा पढ़ते हैं, उन चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि जापान की जो संस्कृति की पहचान है ना,
वो चीन से भी पहले से रही कि मतलब जापान के अंदर बहुत ही पहले से सांस्कृतिक पहचान को लेके महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे थे। और इन अध्ययनों के थ्रू हमें यही पता लगा कि जो स्वदेशी होने का जो विचार है, वो जापान के अंदर पहले से ही रहा होगा, ना कि चीन के अंदर। और कुछ कथाएं उनमें ऐसा माना जाता है कि जो जापान के द्वीपों की रचना की गई है, वो भगवान ने की थी। और जो यहाँ के सम्राट थे वो किस वंश के थे? सूर्य देवी वंश के। ठीक है, ये कथाएं उनका कितना सच है कितने झूठे ऐसा कुछ नहीं पता, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है, ये जापान के ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा मेजी पुनर्स्थापना। देखो मेजी पुनर्स्थापना क्या आती है, बहुत देखो हमें सबको पता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे तोकुगावा वंश के जो लोग थे, शोगुन लोग थे, उनका शासन चलता आ रहा था। कब से कब तक चला इनका शासन? बहुत लंबे समय से चला था और लगभग 1867 तक चला आ रहा था। पर 1867 में क्या होता है, मेजी नाम का एक बंदा था, उन्होंने क्या करा, इस शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये जो तोकुगावा वंश का जो शासक चल रहा था, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अब कौन राजा बन गया? मेजी, इनका नाम था मेजी। ठीक है, ये वहां के सम्राट बन जाते हैं। और जो नया युग चालू हुआ, जो तोकुगावा वंश का खत्म हुआ और उसके बाद एक नए सम्राट बने मेजी, ये जो नए युग की स्टार्टिंग हुई, इसे ही हम मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। ठीक है, अभी हुआ क्यों? क्योंकि देखो देश के अंदर ना बहुत ही असंतोष था, बहुत ही लोग गुस्सा थे, बहुत ही परेशान थे इन सब चीजों से, जिन कारणों से क्या होता है, ये मेजी पुनर्स्थापना होती है। देखो देश के अंदर में सामाजिक असंतोष देखने को मिलता है, राजनीतिक असंतोष हमें देखने को मिलता है, आर्थिक असंतोष देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ जापान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को खोलने का भी दबाव बढ़ रहा था। जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो इतने लंबे समय से तोकुगावा वंश चला आ रहा था, वो खत्म हो गया और एक नए सम्राट का यहाँ पे चुनाव हुआ। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरी का आगमन। बेसिकली देखो इस टॉपिक में होता क्या है, जो अमेरिका था ना, वो शुरू से ही बहुत चालाक रहा है, आज भी चालाक है, शुरू से स्टार्टिंग से वो लोग बहुत चालाक रहे हैं। वो चीन को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखते थे कि हम अपने यहाँ पे चीजें बनाएंगे, अपने यहाँ पे चीजों का निर्माण करेंगे और उसे चीन में जाके बेचेंगे, क्योंकि चीन इतना बड़ा देश है, वहां पे इतनी जनसंख्या अच्छी खासी। तो उन सब चीजों के लिए वो चीन को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखते थे। पर उसके बीच में क्या आ रहा था, वो डायरेक्ट चीन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें जापान की जरूरत पड़ी इन सब चीजों के लिए। तो जापान में उन्होंने कमांडर मैथ्यू पेरी को भेजा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जाए, जापान को, जापान के जो राजा उनके साथ समझौता करे उनको, या फिर जापान के लोगों को मजबूर कर सके, ताकि वो लोग अपने जो बंदरगाह है उसे अमेरिका के लिए खोल दे। और जो अमेरिका अपना जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसे कर पाए ढंग सही से। देखो बंदरगाह का आपको मतलब पता नहीं हो तो, जहाँ से पानी वाले जहाज आया जाया करते, सामान एक जगह से लोड होता है दूसरी जगह भेजा जाता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो अब भाई जापान के लोग हैं, वो जो जापान के राजा वो मान जाते हैं कि ठीक है हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो 1854 में क्या आता है, एक समझौता होता है। इस समझौते पे पेरी ने हस्ताक्षर किए और जो जापान के राजा थे उन्होंने हस्ताक्षर करे, जिससे क्या होता है, अमेरिका के साथ जापान के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो है वो बन जाते हैं। और इसमें अमेरिका का बेसिकली उद्देश्य यही था कि चीन जैसे बड़े बाजार तक पहुंच बनाना। मतलब मैंने आपको बताया ना कि चीन के साथ वो अपना बिजनेस करना चाहता था, इसलिए वो बेसिकली जापान को मजबूर करता है कि वो हमारे साथ समझौता करे। और उसके साथ साथ प्रशांत महासागर के अंदर अपने नौसैनिक दृढ़ के लिए ईंधन स्टेशन प्राप्त करना। उस समय तक केवल हॉलैंड जो है वो जापान के साथ व्यापार किया करता था। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जापान के साथ कौन व्यापार किया करता था, तो केवल हॉलैंड जो है इसी के साथ जापान व्यापार किया करता था। पर बाद में अमेरिका के साथ भी उसे समझौते के रूप में करना ही पड़ा। जो जापान के लोग हैं उन्होंने इस तरह का कुछ चित्र बनाया है पेरी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखो ये जब बंदा पेरी यहाँ पर आता है जापान के अंदर, तो क्या होता है ना, जो यहाँ के सम्राट थे उनकी जो राजनीतिक हैसियत है ना वो और बढ़ने लगी। पहले तो लोग इन्हें ज्यादा कुछ माना नहीं करते थे, नॉर्मली इनका सब कुछ चल रहा था। पर जब से पेरी आया तो इसके आने के बाद क्या होता है, जापान के जो राजा थे उनकी जो हैसियत है वो और बढ़ने लगती है। और 1868 में तो हमें जैसे कि पता है ये क्या होता है, जापान के अंदर एक आंदोलन होता है और उसके बाद जो शोगुन के लोग, जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और कौन सम्राट बन जाते हैं, हमारे मेजी। ये हमारे देश के नए सम्राट बन जाते हैं। और इन्हीं को पूरी तरीके से जो पावर है, पूरी तरीके से सत्ता है, कंट्रोल है, वो इन्हीं को सौंप दी जाती है। और जब ये सम्राट बनते हैं तो इन्हें एदो लाया जाता है और इस नगर का नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम क्या रखा जाता है, टोक्यो। और इसका मीनिंग क्या होता है, पूर्वी राजधानी। जैसे टोक्यो का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है पूर्वी राजधानी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि एदो का नाम टोक्यो कब रखा गया, 1868 में, जब यहाँ के सम्राट मेजी बनते हैं। देखो अब इस टाइम पीरियड तक यहाँ पे तो ये सब चीज चल रहा था, यहाँ के नए राजा बन जाते हैं हमारे मेजी। पर इसके बाद क्या होता है ना, जो जापान के लोग थे उनके अंदर एक और डर बनने लगता है कि जिस तरीके से जो अंग्रेजी लोग थे
उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था, भारत पे कंट्रोल कर लिया था। भारत इतना अच्छा खासा देश था, चीन कितना बड़ा देश था, उसके ऊपर भी वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो इन लोगों को ये डर सताने लगा, कहीं ये जो लोग हैं अंग्रेजी लोग, ये जापान पे भी अपना कंट्रोल ना कर ले, जापान के ऊपर भी अपनी सत्ता स्थापित ना कर दे, कहीं से गुलाम ना बना ले। ये जो डर है इन लोगों के अंदर बनने लगा था। तो यहाँ के जो कुछ विद्वान लोग थे, उनका ये मानना था कि हम यूरोप के विचारों को ही अपनाकर, जो यूरोप के लोग हैं वो जिस तरीके से सोचते समझते हैं, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, अगर हम भी उनके विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, अपने आप को लोगों से बचा सकते हैं। और वहीं कुछ और जो विद्वान थे, कुछ और लोग, मतलब देखो सबकी विचारधारा एक जैसी तो हो नहीं सकती है। तो कहीं दूसरे जो लोग थे, उनका मानना था कि जो यूरोप के लोग हैं, वो गैर हैं, वो बेकार हैं, उनको ज़्यादा कुछ अकल नहीं है, इस तरीके से मानते थे। पर हाँ, वो जिस तरीके से काम करते हैं, उन सब चीज़ों को अपनाया जा सकता है। और एक वर्ग का ये मानना था कि अपने देश को, अपना जो हमारा जो देश है जापान, उसे कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ही और नियंत्रित तरीके से दूसरी दुनिया के लिए, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत ही खोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही पूरी तरीके से खोल देंगे, तो ये लोग हो सकता है कि हमारे ऊपर ही कंट्रोल स्थापित कर दे, हमें अपना गुलाम बना ले। तो इन सब चीज़ों का खतरा जो वहाँ पे बनने लगा था। देखो, ये जो मेजी सरकार आ गई थी 1868 में, मेजी जो राजा थे, उनके आने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिए, कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिए। तो ये एक नीति लेकर आते हैं, फोकुपुकु क्यूहो, इस नाम से जो नीति लेकर आते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया था, इसके अंदर एक नारा दिया गया था, समृद्ध देश, मजबूत सेना। मतलब हमारा जो देश है, वो जितना समृद्ध होगा, उतना ही सुरक्षित रहेगा, और उसके साथ-साथ हमें एक मजबूत सेना की आवश्यकता है, सेना की भी ज़रूरत है, जो हमारी दूसरी देशों से रक्षा करेगी। इन सब चीज़ों का उन्होंने नारा दिया। अभी बेसिकली नारा दे क्यों रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे में क्या होता है, वो लोग अंग्रेज जो लोग थे, वो चीन को गुलाम बना चुके थे, भारत को अपना उपनिवेश बना चुके थे। अब ये सारे इतने बड़े-बड़े देश, अगर वो उसे गुलाम बना सकते हैं, तो जापान को भी बना ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने बेसिकली इस चीज़ का इसका नारा दिया और अपने आप को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ाया। उसके साथ-साथ सरकार ने राष्ट्रवाद की जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, वो भी लोगों के अंदर मजबूत करने की कोशिश करी। देखो, राजा की क्या होती है, प्रजा होती है, प्रजा होती है, पर नागरिक जो होते हैं वो देश के होते हैं। तो इन्होंने बेसिकली लोगों के अंदर नागरिक वाली भावना लाने की कोशिश करी कि आप हमारे प्रजा, आप हमारी गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप इस देश के नागरिक हैं। इस तरीके की भावना लोगों के अंदर लाना शुरू कर दी, जिससे जो ये लोग हैं, अपने देश के प्रति इनके अंदर जो देश प्रेम है, वो भी बढ़ने लगा था। और ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में, देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान जो है वो दे पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण। देखो, ये जो नई सरकार आई, मेजी सरकार बेसिकली, मेजी जो राजा थे इनके अधीन जो नई हमारी सरकार आई थी, मेजी सरकार, ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके चला करती थी। एक हमारा सम्राट हुआ करता था, एक हमारी नौकरशाही हुआ करती थी, और एक हमारी सेना हुआ करती थी। सेना का मतलब आपको पता ही है, आर्मी जो हमारी रक्षा करेगी, सम्राट जो पूरा कंट्रोल करेगा इन सब पे, और नौकरशाही बेसिकली मंत्री-वंत्री इनके जो छोटे-छोटे स्तर पर कंट्रोल किया करते थे, जो शासन चलाया करते थे। जो नौकरशाही है और जो सेना है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसको जवाब देगी अगर कुछ भी होता है? तो सम्राट को जवाब देगी। सम्राट के प्रति ये लोग उत्तरदायी हुआ करते थे। देखो, ये लोग अब क्या करते हैं, ये लोग पश्चिमी देशों से सीखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की राजनीति किस तरीके से चलती है, वहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, वहाँ की चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल की जाती है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ के विद्वानों को अन्य देशों में भेजते हैं, पश्चिमी देशों में भेजते हैं, यूरोप के देशों में भेजते हैं, ताकि ये लोग वहाँ से जाएँ, वहाँ से पढ़ाई-लिखाई करें, वहाँ की चीज़ों को समझें, और वहाँ से आकर यहाँ पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखो, सम्राट को सूर्य देवी का वंशज भी माना जाता था, और इसे आधुनिकता का भी प्रतीक माना जाता था, कि इन्हीं के बाद डेवलपमेंट, इन्हीं के बाद आधुनिकता आने के बाद विकास जो है वो चालू हुआ है। यहाँ के जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, वो पश्चिम के आगे जैसे लोग कपड़े पहने किया करते थे, वहाँ के जो सम्राट कपड़े पहना करा करते थे, इस तरह के कपड़े यहाँ के राजा भी पहनने लगे, और इनके नाम से नई-नई जगहों की स्थापना की जाने लगी। जैसे आज के समय में होता है ना, कोई पार्क खोला गया तो किसी व्यक्ति के नाम पे रख दिया गया, उसी तरीके से वहाँ के लोगों के नाम पर, वहाँ के सम्राट के नाम पर भी नई-नई जगहें खोली जाने लगी थी। और जो राजा का जन्मदिन हुआ करता था, जो सम्राट का जन्मदिन हुआ करता था, उसे बेसिकली राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया, कि मतलब इस दिन सभी लोगों की छुट्टी रही करेगी, पूरी दिन अवकाश रहा करेगा। हॉलिडे के रूप में यहाँ पे राजा के बर्थडे को मनाया जाने लगा था। देखो, मैंने नाव की इमेज लगा रखी है। देखो, जापान के जो लोग थे ना, इन्हें बहुत ही अच्छी-अच्छी नावें बनानी आया करती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में लगा भी रखा है, ठीक है? अब शिक्षा सुधार। देखो, 1870 के दशक में क्या होता है कि जापान के अंदर एक नई पॉलिसी लाई जाती है शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। इस पॉलिसी में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों के लिए स्कूल ज़रूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, कि अब आपको स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है।
आपको जाना ही पड़ेगा। और 1910 आते-आते तक ये जो व्यवस्था जो नई पॉलिसी इसमें लागू की गई थी, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहती है, सही तरीके से सफल रहती है। जितने भी यहाँ के बच्चे थे वो लोग स्कूल जाया करते थे और जो पढ़ाई की यहाँ की फीस थी, वो भी बहुत ही कम हुआ करती थी जिससे और पढ़ाई को प्रमोट किया गया। अब कम फीस होगी तो सीधी-सी बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएँगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएँगे। और ये फीस जो कम रखी गई थी वो बेसिकली इसीलिए रखी गई थी कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्ग के जो बच्चे हैं, वो एजुकेशन को प्राप्त कर सके। क्योंकि पढ़ाई अगर देखो अगर शिक्षा महँगी होगी तो हर कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ की शिक्षा की फीस को काफ़ी कम रखा गया था। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ का जो सिलेबस हुआ करता था उसे इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें जो पश्चिम के देश है उनके यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उन सब चीज़ों को बेसिकली इसमें रखा गया था। पर बाद में क्या होता है इसके अंदर राष्ट्रवाद से रिलेटेड अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम से रिलेटेड इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर पढ़ाया जाने लगा। और कुछ नैतिक चीज़ें क्या होती है मोरालिटी जैसे कि अपने से बड़ों का आदर करना, माता-पिता के आदर करना, अपने देश के प्रति वफ़ादारी रखना, एक अच्छा नागरिक बनना, इन सब चीज़ों को इसके अंदर पढ़ाया जाने लगा। प्रशासनिक व सैन्य सुधार देखो जो सबसे पहला हमारा शोगुन वंश था उन्होंने क्या करा था 250 क्षेत्रों में अपने देश को बाँट दिया था और जैमनों के हाथों में सौंप दिया था कि वो कंट्रोल करेंगे। पर अब क्या था जब नए राजा आए, मेजी की पुनर्स्थापना हुई, तो इन्होंने राष्ट्र का एकीकरण करा मतलब सभी को एकजुट करा, सारी जगहों को जो इन्होंने बाँटा था सबको उन्होंने एकीकरण करा और एक सशक्त, एक पावरफुल उन्होंने प्रशासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करी जो पूरी तरीके से उस देश पे कंट्रोल कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो पुराने गाँव हैं, उनकी जो सीमाएँ हैं, उनको बदलकर एक नए तरीके से उनकी स्थापना करने की इन्होंने कोशिश करी और जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी उसको इतना मजबूत बनाया कि वो ढंग से टैक्स वसूल पाए, शिक्षा की व्यवस्था को सभी जगहों पे ले जाएँ, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उन सब चीज़ों को सही तरीके से चला सके और सेना भर्ती का भी वो लोग काम ढंग से कर सके। देखो 20 वर्ष से ऊपर के सभी जो लोग हुआ करते थे, जो सभी युवा हुआ करते थे, उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए तो सेना के अंदर भर्ती होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। इससे क्या हुआ? इससे एक अच्छी खासी सेना का भी इन्होंने निर्माण कर लिया जिसके थ्रू ही वो लोग अन्य देशों पे कब्ज़ा कर पाए थे। अब नियंत्रण व विरोध देखो जो सरकार आई थी मेजी पुनर्स्थापना के बाद इन्होंने बहुत ही तगड़े कानून, बहुत ही टफ कानून की व्यवस्था इन्होंने बना दिया था ताकि क्या होता था जैसे जो राजनीतिक गुट है मतलब जो और भी राजनीतिक गुट हुआ करते थे उस समय में, उनकी जो गतिविधि है, उनकी जो जनसभाएँ हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी है, उस पे कंट्रोल किया जाता है कि कभी वो कुछ भी बोल के शासन में हस्तक्षेप ना करे, कहीं वो विद्रोह करने की कोशिश ना करे। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कानून व्यवस्था का काफ़ी कड़ा कर दिया था। प्रेस के ऊपर भी कड़ा सेंसर लगा दिया गया था मतलब प्रेस को बिना परमिशन के कुछ भी छापने की आज़ादी नहीं थी। जैसे कि आज के समय होता है प्रेस कुछ भी छाप सकती है, कुछ भी बता सकती है, किसी के बारे में बता सकती है। उस टाइम पे क्या करते थे, प्रेस के ऊपर एक सेंसर लगा दिया जाता था, जिसके थ्रू वो कुछ भी नहीं छाप सकते थे, बिना राजा की परमिशन के। अब सरकार ये चीज़ें करेगी, सख्त कानून मतलब तानाशाही बनने वाली काम कर रही है वो लोग अब सरकार। तो लोगों ने इसका विरोध भी करा। परंतु भाई देखो उस टाइम पे सेना थी, उनके पास राजा के पास सेना थी, अच्छा खासी नौकरशाही थी, तो उन लोगों ने इस विद्रोह को दबा भी दिया था। देखो जो हमारी सेना है, जो नौकरशाही है, वो सम्राट के कंट्रोल में आती है। जो उनका संविधान हुआ करता था, ये संविधान इन लोगों के ऊपर कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाता था। जिस कारण से क्या हो गया, ये जो सत्ता के अंदर भी काफ़ी प्रभावशाली बने रहे थे। नेक्स्ट है हमारा प्रभाव। देखो जापान के अंदर एक लोकतांत्रिक संविधान भी लागू किया गया था। पर वही बात की जो सेना है, जो नौकरशाही है, ये सब जो लोग हैं ना, ये राजा के कंट्रोल में आते थे, सम्राट के कंट्रोल में आते थे। संविधान का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। इसी कारण से क्या होता है, ये जो लोग हैं, अपनी विस्तारवादी की नीति अपनाते हैं। विस्तारवाद मतलब जापान को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं और नए-नए देशों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, जो हमारा जापान है, वो चीन से युद्ध करता है, रूस से युद्ध करता है और उन्हें हराता भी है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। अब जापान ने भाई देखो औद्योगिक विकास तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या होता है, ये लोग आर्थिक विकास कर पाते काफ़ी तेज़ी से। पर इनके खुद के देश में जो लोकतांत्रिक सरकारों की माँग की जा रही थी, उन सब चीज़ों को इन्होंने दबा दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। क्योंकि यहाँ की कर व्यवस्था और पूंजी संचय मतलब पैसे को किस तरीके से इकट्ठा किया करते थे, किस तरीके से जमा किया करते थे, उनका टैक्स कैसे लिया जाता था, इसको समझ लेते हैं। देखो मेजी सुधारों के तहत क्या होता है, अब जब मेजी सरकार ने जो सुधार किए, जो बदलाव लाने की कोशिश करी, अब उन चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब कुछ भी हमें चेंजेज़ लाना है, कुछ भी हमें बदलाव लाना है, तो हमें भाई देखो पैसों की नीड, पैसों की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी और इन्हें तो आर्थिक विकास लाना था, इसलिए इन्हें धन की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये जो धन है, वो जो पैसा इकट्ठा कहाँ से करते थे? इन्होंने कृषि जो खेती हुआ करती थी, उसके ऊपर टैक्स लगाया, उसके थ्रू उन्होंने पैसा इकट्ठा करा और ये जो इन्होंने कृषि के ऊपर टैक्स लगाकर जो पैसा इकट्ठा करा, उसका उपयोग उन्होंने किस चीज़ में किया? उद्योग लगाने में, औद्योगिकरण करने में।
नई नई फैक्ट्रियाँ लगाने में, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगाने में इनका इन्होंने यूज़ किया। और जो बेसिक डेवलपमेंट है, जो छोटी-मोटी विकास है, उन सब चीज़ों में इसका यूज़ इन्होंने करने की कोशिश की थी। अब परिवहन का विकास, देखो 1870 से लेकर 1872 के बीच में जापान के अंदर पहली रेलवे लाइन टोक्यो से लेकर योकोहामा तक बिछाई गई थी। ठीक है? ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया तो बता देना 1870 से 1872 के बीच में टोक्यो से लेके योकोहामा तक इनकी पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अब ये रेलवे लाइन बेसिकली कोई क्यों भी बिछाएगा? कि देखो सिंपली व्यापार करने के लिए, बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रेलवे लाइन को बिछाया था ताकि व्यापार आगे बढ़ सके, यातायात में चेंजेज़ आ सके, औद्योगिकरण को और गति मिल सके। अब उद्योगों का आधुनिकरण, देखो वस्त्र बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो वस्त्र बनाने की जो मशीनें हुआ करती थी, देखो यूरोप के अंदर तो अच्छा खासा विकास हो चुका था, अच्छा खासा डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका था, वहाँ पे मशीनों मशीनें बन चुकी थी। तो वस्त्र बनाने के लिए जो मशीनों की जरूरत पड़ती थी, इन्होंने यूरोप से मंगाई वो मशीनें। और जो विदेशी कारीगर हुआ करते थे, जो विदेश से मंगाए गए मजदूर थे, उन्हें जापान में बुलाया गया, ताकि क्यों, जो यहाँ के स्थानीय मजदूर थे, जो जापान के मजदूर हुआ करते थे, उन्हें वो लोग ट्रेनिंग दे सके कि किस तरीके से काम करा जाता है, किस तरीके से अच्छे तरीके से मशीनों को चलाया जा सकता है। इसलिए विदेशों से कारीगरों को बुलाया गया। इसके साथ-साथ जो विदेश के विद्वान लोग हुआ करते थे, जो टीचर-वीचर हुआ करते थे, उन लोगों को भी जापान में बुलाया गया, ताकि वो जापानी विश्वविद्यालयों में बच्चों को सही एजुकेशन दे सके, सही शिक्षा दे सके। इसके साथ-साथ जापान के छात्रों को विदेशों में भेजा गया पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, ताकि ये बच्चे, स्टूडेंट वहाँ की टेक्निक को सीख के, वहाँ की पढ़ाई-लिखाई को सीख कर यहाँ पे काम कर सके। साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली, देखो 1872 में जापान के अंदर बैंकों की भी स्थापना करी जाती है। बैंकों की स्थापना क्यों होती है? ताकि पैसों का संचय कर सके, पूंजी का निवेश कर सके, ठीक है? इसलिए बैंकों की स्थापना की जाती है। इससे आर्थिक गतिविधि भी काफ़ी बढ़ती है। अब औद्योगिक घरानों का समर्थन, देखो मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये कुछ कंपनियाँ आती जापान की, इन कंपनियों को सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी, कुछ पैसे की मदद इन कंपनियों को की जाती थी, ताकि ये कंपनी अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना और विकास कर सके, क्योंकि ये अपना विकास करेंगी तो इससे देश का भी विकास होगा। इसके थ्रू वो प्रमुख जहाज निर्माता भी बन गए। मतलब देखो जहाज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा बनाई जाती थी, जहाज बनाने में जापान हमेशा से आगे रहा है। अब जो जापानी व्यापार है वो किसके थ्रू होने लगा? जापानी जहाज के जरिए। मैंने आपको ऊपर जहाज की भी एक इमेज दिखाई थी, तो यहाँ के लोगों को जहाज बनाना बहुत अच्छे से आता था। अब ये जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? जाएबात्सु। अगर क्वेश्चन में पूछा है जाएबात्सु क्या है, तो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने थे जापान के, जिन्हें इस नाम से जाना जाता था। इन पर केवल विशेष परिवारों का कंट्रोल हुआ करता था। ये जो जाएबात्सु है, ये आर्थिक व औद्योगिक प्रभुत्ता जो दूसरे विश्व के बाद तक भी बना रहा था। तो जो जनसंख्या वृद्धि और प्रवास नीति, देखो 1872 तक जनसंख्या यहाँ पर कितनी थी? 3.5 करोड़। पर 1920 में जनसंख्या बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है अब? 5.5 करोड़। तो कुछ जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, ताकि जो लोग हैं वो अन्य देशों में जाके बसे। सबसे पहले ये कहाँ पे चालू हुआ? उत्तरी टापू में होक्काइडो की ओर, जहाँ स्थानीय आयन लोग रहते थे उन्हें दूसरे ओर भेजा गया। उसके साथ-साथ हवाई, ब्राज़ील, जापान के विस्तारशील औपनिवेशिक साम्राज्य की ओर लोगों को भेजा जाने लगा। अब शहरीकरण की प्रक्रिया, देखो औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्री फैलने लगी, जो उद्योगों का विकास होने लगा, इसके चलते क्या होता है, जो गाँव के लोग हुआ करते थे, जो ग्रामीण जीवन के लोग हुआ करते थे, वो रोजगार की तलाश में कि हमें रोजगार मिल जाएगा, हमें काम-वाम मिल जाएगा, वो लोग शहरों में आने लगे। और जो 1925 तक लगभग 21% जो आबादी आबादी थी, वो शहरों के अंदर रहने लगी थी। और 1935 तक ये आबादी बढ़कर कितनी हो गई थी? 32%, जो लगभग 2.25 करोड़ के बराबर हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है औद्योगिक मजदूर। देखो मजदूरों की संख्या में वृद्धि, देखो सीधी सी बात है, जब औद्योगिकरण होगा तो उसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ साथ मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी काफी तेजी से। 1870 में कुल संख्या कितनी थी मजदूरों की? 7 लाख। और 1913 में बढ़ के कितनी हो गई है? 40 लाख। देखो कितना डिफरेंस है, कितनी जल्दी से संख्या बढ़ गई। तो जितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, उतनी तेजी से मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। ये जो वृद्धि है, उद्योगों के विस्तार के कारण हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ शहरों की ओर लोगों के प्रवासन का परिणाम भी थी। मतलब जो गांव के लोग थे वो शहरों में आगे बसने लग गए थे। क्यों क्यों बस रहे थे वो लोग? ताकि उनको रोजगार मिल जाए, इसके लिए वो लोग शहरों के अंदर बस रहे थे, जिससे हमें मजदूरों की संख्या में वृद्धि देखने को हमें मिलती है। अब एक कार्य स्थिति और उद्योगों का स्वरूप, देखो अधिकांश जो मजदूर हुआ करते थे ना, वो छोटी इकाइयों में काम करते थे। मतलब छोटी इकाई मतलब 5 जनों का ग्रुप हो गया, 4 जनों का ग्रुप हो गया, इस तरीके से लोग ग्रुप बना के काम किया करते थे। इन ग्रुप का काम कोई मशीनों से रिलेटेड काम नहीं हुआ करता था, ना ही कोई ऊर्जा से रिलेटेड काम इनका काम हुआ करता। नॉर्मल जो काम हुआ करते हैं, जिनमें मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरीके के लोग काम किया करते थे। अब इस सिस्टम में क्या होता लगता है कि जो प्रारंभिक औद्योगिकरण हुआ था, जो प्रारंभ में औद्योगिकरण हुआ था, जो विकास हुआ था,
वो कोई मशीनों के थ्रू नहीं हुआ था, बल्कि पारंपरिक जो इनकी कारीगरी हुआ करती थी, हाथों के थ्रू जो ये नॉर्मल काम किया करते होंगे, उसके थ्रू इन्होंने औद्योगिकरण अपना स्टार्ट किया होगा। अब महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व, देखो आधुनिक जो कारखाने में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके अंदर मजदूरों की संख्या उसमें आधे से अधिक महिलाएं हुआ करती, मतलब पुरुष तो काम किया ही करते थे, पर मेनली उसके अंदर महिलाएं काम किया करती थी। और 1886 में हमें हड़ताल देखने को मिलती है, जो पहली आधुनिक हड़ताल हमें देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व भी किसने किया था? महिलाओं ने ही किया था। मतलब देखो हड़ताल क्या होती है, देखो कोई कंपनी उनके वर्कर्स की, उनके अपने मजदूरों की कोई बात नहीं मानती है, तो वो लोग हड़ताल कर देते हैं। तो ऐसी हड़ताल हमें 1886 में देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया था, जो उनके संगठनात्मक नेतृत्व को भी दिखाता है। 1900 के बाद क्या होता है? पुरुषों की संख्या बढ़ने लग जाती है कारखानों के अंदर। 1930 के दशक में जाके पूरी तरीके से होता है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या हो जाती है कारखानों के अंदर। अब महिलाएं कम हो जाती हैं, पुरुष ज्यादा हो जाते हैं। अब बड़े कारखानों की वृद्धि, देखो जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे कारखाने जो हैं वो भी बढ़ने लगे थे, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी। अब 1909 में 100 से अधिक मजदूरों वाले 1000 कारखाने में देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे 1000 कारखाने हुआ करते थे, जिसके अंदर 100 से ज्यादा मजदूर जो है वो काम किया करते होंगे। और 1920 तक इनकी संख्या 2000 हो गई, 1930 में संख्या बढ़ के 4000 हो गई। तो देखिए किस तरीके से संख्या बढ़ती ही जा रही है। और इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखाने ऐसे हुआ करते थे, जहाँ पे 5 मजदूर काम किया करते थे। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे छोटे पैमाने पे जो उद्योग थे, जो मतलब जो घरेलू उद्योग हुआ करते होंगे, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वो इस तरह के कारखाने वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संरचना पर प्रभाव। देखो छोटे कारखाने हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, देखो 5,50,000 की संख्या में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 5 से कम मजदूर काम किया करते होंगे, 5 किया करते होंगे। तो इस समय ये पता लगता है कि वहाँ पे परिवार केंद्रित विचारधारा को बनाया रखा गया होगा। मतलब अपने परिवार के कुछ लोग मिलके अपना एक छोटा-सा कारखाना स्थापित कर लेते होंगे, वो अपना उद्योगों को बढ़ाते होंगे। ये जो संरचना है ना, ये उस राष्ट्रवादी सोच से मेल खाते हैं कि जिसमें सम्राट को परिवार का कुलपति माना जाता है, मतलब परिवार का मुखिया कौन होगा? सम्राट होगा। और इससे राष्ट्रवाद, जो अपना राष्ट्र के प्रति प्रेम है, और जो पारंपरिक सामाजिक संरचना है, इसके बीच संबंध भी बना रहा होगा। अब पर्यावरणीय प्रभाव और विरोध, अब देखो उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, फैक्ट्री लग रही है, तो उससे क्या होता था? पर्यावरण को काफी नुकसान पड़ता था। देखो आज के समय भी हम देखते हैं कि उन उद्योगों के जरिए इन पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है, कितना हानि पहुंचती है। अब इसके चलते वो लोग लकड़ी का, प्रकृति से रिलेटेड और भी चीजों का बहुत ही दोहन कर रहे थे, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे उसे। ये वहां के कारखाने की इमेज है, ठीक है, देख सकते हो। देखो सदन में क्या होता है? संसद के निम्न सदन की, देखो संसद में 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन, निम्न सदन। तो संसद के निम्न सदन के एक सदस्य थे तनाको सोजो। इन्होंने औद्योगिकरण प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा कि जो औद्योगिकरण के थ्रू जितना प्रदूषण हमारे देश में हो रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, ये काफी गलत है। और इस आंदोलन के अंदर लगभग 800 लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया। यह जो आंदोलन हुआ, ये औद्योगिकरण के सामाजिक और पर्यावरण दुष्प्रभाव के प्रति चेतना का प्रमाण था कि किस तरीके से जो औद्योगिकरण है हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आक्रामक राष्ट्रवाद। देखो मेजी संविधान में मेजी आके राजा थे, उसके साथ वहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है, सेना देखने को मिलती है ना। देखो मेजी जो संविधान बना था वो सीमित मताधिकार पर आधारित था। इस संविधान के अंदर लोग जो थे, आम लोग जो थे, उन्हें बहुत ही कम राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। मेजी संविधान के अंदर एक संसद के बारे में बताया गया था, जिसका नाम डाइट था, और इस संसद के भी बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे। इसका जो गठन किया गया था, मतलब इसका जो निर्माण किया गया था, इसे बनाया गया था, वो संवैधानिक जर्मन के मॉडल पर आधारित था। जैसे जिस तरीके से जर्मन में संसद हुआ करती थी, उसी मॉडल पर इस संसद को भी बनाया गया था। अब डाइट, देखो जापानियों ने डाइट शब्द का प्रयोग एक संसद के लिए किया है, क्योंकि उनकी संवैधानिक और कानूनी सोच जर्मन से प्रभावित थी। मतलब जिस तरीके से जर्मन की विचारधारा थी, वो भी जो जापानी लोग थे वो भी इस विचारधारा से सहमत थे, उन्हें भी वो विचारधारा सही लगती थी, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का अपने संसद के लिए प्रयोग किया। हालांकि ये जो संसद थी केवल सलाह वलाह देने के लिए, राजा को सलाह किस तरीके से देनी, बस इसीलिए इसका यूज किया जाता था, ज्यादा इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं थी। देखो राजनीतिक नेतृत्व, देखो जो मेजी काल में जिन्होंने शाही पुनर्स्थापना करी थी, जो मेजी के साथ जो अन्य नेता हुआ करते थे, वही लोग सत्ता के अंदर बने रहे थे, और उन्होंने ही नई नई राजनीतिक पार्टियों का गठन किया था। उन्होंने लोकतंत्र की और कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। मतलब वो लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते थे, पर इसके साथ साथ अपना कंट्रोल पार्टी के ऊपर, अपना कंट्रोल उस देश के ऊपर बनाए रखना चाहते थे। अब प्रधानमंत्री का चुनाव, देखो इस काल में जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषद का निर्माण किया। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत थी, परंतु स्थायी नहीं रही। मतलब देखो यहाँ पे अब लोकतंत्र की स्थापना भी की जा रही थी धीरे धीरे,
तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया, प्रधानमंत्री ने नई मंत्रिपरिषद का निर्माण करा और इनका कदम तो था ही, पर ये चीज हमेशा के लिए बनी नहीं रही थी। अब राष्ट्रीय एकता और मंत्रिपरिषद, देखो 1931 के बाद क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, इस भेद को समाप्त कर दिया गया और मंत्रिपरिषद के शासन को स्टार्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद मिलकर अब पूरे देश पर कंट्रोल किया करेगी, वो पूरा शासन चलाया करेगी। इससे क्या हुआ, जब इससे चुने गए नेताओं ने अपने सत्ता खो दी और सत्ता फिर से केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में चली गई। सम्राट और सेना का नियंत्रण, देखो सम्राट जापानी सेना और नौसेना का सर्वोच्च कमांडर, मतलब जो सम्राट है, जो राजा है, वही मेन हुआ करता था, सेना का भी और नौसेना का भी। नौसेना बेसिकली जो पानी में वो नेवी हुआ करती थी उसका भी, ठीक है। 1890 तक ये मान लिया गया था कि थल सेना और नौसेना सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाने लगा कि जो सेना है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो बेसिकली राजा के कंट्रोल पे ही रही करेगी। 1899 प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवराज जनरल और एडमिरल ही सेना से संबंधित मंत्री पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इससे क्या हुआ, इससे सेना की शक्ति और प्रभाव और बढ़ गया था। अब सैन्य विस्तार उपनिवेशवाद, देखो जापान ने अपनी सेना को मजबूत करने और उपनिवेशों को विस्तार करने की नीति को अपनाया। मतलब इन्होंने भाई अपना सेना को मजबूत करा, दूसरे दूसरे देशों पे कब्जा करने की कोशिश इन्होंने करी थी और इसका मुख्य कारण यह डर था कि जापान पश्चिमी शक्तियों की कृपा पर निर्भर है। अब विरोध को दबाने की नीति, देखो सेना के विस्तार और भारी करों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को देश की सुरक्षा के नाम पर दबा जाएगी। ये जो सेना कर रही है ये सब देश की सुरक्षा के लिए ही कर रही है। और राष्ट्रवादी प्रचार और सेनावाद ने लोकतांत्रिक विरोधों को कुचल दिया। जो लोकतंत्र के लिए आवाजें उठ रही थी, जो सेना के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, उन सब चीजों को उन्होंने दबा दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पश्चिमीकरण और परंपरा। देखो विचारों में भिन्नता, देखो जो जापान के लोग थे, जो कुछ लोग हुआ करते थे, वो पश्चिम के विचारों को अच्छा मानते थे कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। पर जो कुछ लोग हुआ करते थे वो पश्चिम के विचारों को सही नहीं मानते थे, उनके खिलाफ हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए हमें वहां के विचारों में भिन्नता देखने को हमें मिलती है। ऐसी फुकुजावा युक्सी, देखो ये भी काफी बड़े जापान के विद्वान थे। इनका मानना था ना कि जापान को पूरी तरीके से पश्चिमी देशों की तरह हो जाना चाहिए और जो वो एशिया का पार्ट वाला, जो उसके एशिया के लक्षण है उनको खत्म कर दे और जिस तरीके से पश्चिम देश वर्क करते हैं, जिस तरीके से पश्चिम देश काम करते हैं, उसी की तरह हो जाना चाहिए जापान को भी। और उन्होंने ये चीज कहा बेसिकली कि अपन जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, जो उसके अंदर एशिया के लक्षण है उन सब चीजों को उसको खत्म कर देना चाहिए। अब अगली पीढ़ी का दृष्टिकोण, जो नई पीढ़ी आई, जो नए लोग आए, जो युवा पीढ़ी आई वहां पर, उनका क्या मानना था। जो फुकुयामा के विचार थे कि अपने आप में से एशिया को निकाल के फेंक देना चाहिए, इस विचार को अगली पीढ़ी ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। उन्हें बस ये कहा कि हमें पूरी तरीके से पश्चिम ना बनकर अपनी राष्ट्र की जो संस्कृति है उसको भी जागरूक रखना चाहिए, उसको भी बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी पूरी तरीके से संस्कृति को खो देंगे, हम दूसरी संस्कृति के कंट्रोल में हो सकते हैं इससे। ऐसी मियाके सुत्तीशेरो, देखो ये भी काफी बड़े विद्वान थे जापान के। इनका भी बस यही मानना था कि किसी भी देश को योगदान देने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्र भावना, अपनी संस्कृति, अपने गुणों की, अपनी परंपराओं को विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन्हें ही भुला देंगे, अपनी इन्हीं परंपराओं को खो देंगे, तो हम अपने देश के प्रति जो हमारी देश भावना है, हमारी राष्ट्र भावना है, उसे नहीं जगा पाएंगे, उसे हम भूल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि देश की सेवा ही विश्व की सेवा है। ऐसी उदारवादी विचारधारा, देखो कुछ बुद्धिजीवी जो थे ना, वो पश्चिमी उदारवाद से, उदारवाद मतलब बेसिकली कुछ तरीके से ये समझ लो कि कुछ चीजों को करने की आजादी, कुछ तरीकों को करने की छूट देना ही उदारवाद हो जाता है। तो ये जो जापान के बुद्धिजीवी जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका मानना था कि जो जापान को भी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सैन्य शक्ति, इन सब चीजों के बजाय लोकतंत्र स्थापित कर देना चाहिए और नागरिकों को कुछ अधिकार दे देने चाहिए। ऐसी उएकी एमोरी, ये उएकी एमोरी बेसिकली जनवादी अधिकारों के नेता थे। मतलब मानव के लिए, लोगों के लिए कुछ अधिकारों की इन्होंने मांग करने की कोशिश की थी। और जब फ्रांस में क्रांति हुई मानव अधिकारों से लेकर, उन क्रांति से रिलेटेड जो सिद्धांत थे उनको अपनाया और लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश की थी। ऐसी महिलाओं के अधिकार, कुछ अब जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने महिलाओं को ही मताधिकार, महिलाओं को ही वोटिंग राइट देने के लिए उन्होंने वकालत की, जिससे क्या होगा, महिला पुरुष की समानता को और जोर मिलेगा। ऐसी सरकार पर प्रभाव, अब इन विचारों से, इन आंदोलन से परेशानों को सरकार ने संविधान की घोषणा कर दी, जिससे क्या होगा, जापान के अंदर एक संवैधानिक शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो हमारा सम्राट है वो नाम मात्र के लिए एक प्रमुख रहेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो होगा और जो उसका मंत्रिपरिषद होगा वही शासन व्यवस्था वहां पर चलाएगा। ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी डेली लाइफ कैसी हुआ करती थी जापान के लोगों की, ये सब चीजें हम समझेंगे इस टॉपिक में। देखो आधुनिक समाज में रूपांतरण, देखो जापान के अंदर ये जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट आया,
इससे क्या हो गया ना, जो उनकी रोज़ाना डेली लाइफ़ थी, उनकी डेली लाइफ़ के अंदर भी हमें ये आधुनिकता देखने को मिलती है। उनकी जीवन शैली के अंदर, उनके समाज के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उनका रहन-सहन, उनका कपड़ा पहनना, उनका खान-पीना, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऐसी पैतृक परिवार व्यवस्था, देखो परिवार की जब पीढ़ियाँ हुआ करती थी ना, वो परिवार में परिवार के मुखिया के अधीन रहा करती थी। जैसे कि आपके दादा होंगे, वो परिवार के हेड हो गए, इसी तरीके से ये पूरा कंट्रोल करेंगे। आपके पापा पे, आपके पापा के और आपके ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर, की बहनों के ऊपर, इन सब इन्हीं का कंट्रोल हुआ करेगा। इस तरीके से ही जो परिवार का मुखिया हुआ करता था, वो सब पे कंट्रोल किया करता था और ये जो व्यवस्था है काफ़ी लंबे समय तक जापान के अंदर चलती रही थी। नई पारिवारिक संरचना, देखो समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है, परिवार को लेकर नए विचार सामने आए। पति-पत्नी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, साथ कमाना चाहते थे। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जो छोटी फैमिली होती है ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें पति-पत्नी और उसके बच्चे रहा करते थे। पति-पत्नी साथ में काम किया करते थे, जिससे ज़्यादा पैसा आ सके। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसी होमू या फिर होम की अवधारणा, देखो जापानी भाषा में अंग्रेजी शब्द होमू है, उसका प्रयोग उस नए घर के लिए किया जाता है जिसमें एक छोटा परिवार स्वतंत्र रूप से रहता है। मतलब होम का सिंपली मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा घर जिसके अंदर एक छोटा परिवार रहता है, जिसमें पति-पत्नी और उसके बच्चे, और जिसपे किसी और का कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से रहा करते थे। अब ऐसी पारिवारिक जीवन में बदलाव, इस नई सोच के साथ जो घरेलू उत्पाद थे, जो खाने-पीने के सामान थे, जो पारिवारिक मनोरंजन के सामान थे, नई-नई किस्म की चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिकता पर विजय। देखो 1930 से लेके 1940 तक के दशक में क्या होता है, जापान के अंदर राष्ट्रवादी सोच का विस्तार होने लगा था। राष्ट्रवादी सोच बेसिकली वही कि अपने देश के प्रति प्रेम, देश भावना, देश प्रेम, ये सारी भावनाएँ जो इसके अंदर जागने लगी थी। इससे बेसिकली सत्ता को केंद्र के अंदर रखा गया था। जापान ने क्या करा, अन्य देशों को, अन्य एशियाई देशों को अपने कब्जे में करना शुरू भी कर दिया था। अब बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में भी कर लिया था। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता था, देखो जापान की ये जो साम्राज्यवादी नीति थी, इन्होंने अपने इतने सारे देशों को कब्जा में करने की कोशिश करी, बहुत कुछ इन्हें मतलब लड़ाई झगड़े में पड़ा ही रहा। पहले जापान क्या करता, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करता है, यहाँ पे जापान अटैक कर देता है। इस घटना से क्या होता है, विश्व युद्ध को एशिया मोर्चे से भी जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे विश्व युद्ध चालू हो गया। अब अमेरिका क्या करता है भाई, जापान के 2 शहर नागासाकी, हिरोशिमा, यहाँ पे परमाणु बम गिरा देता है। अब इतना तगड़ा यहाँ पे आतंक मचता है कि इसकी ये सब चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती है कि वहाँ पे आज भी बहुत सारी जो बच्चे नए जन्म लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारी विकलांगता हमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही आतंक मचाया था अमेरिका ने जापान के ऊपर फिर। ऐसे सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि, देखो जब युद्ध हो रहा है तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को पे बहुत ही कड़ा कानून लगा देती है। और जो इस युद्ध से असहमति जताता है कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, ये युद्ध गलत किया जा रहा है, उन सबको जेल में भेज दिया जाता है। उन सबको दबाया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा ना सके। ऐसी देशभक्त संस्थाओं का निर्माण, तो सरकार द्वारा युद्ध को समर्थन देने वाली संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी भी देखने को मिलती है। ये जो संस्थाएँ थी, ये राष्ट्रवाद, सैन्यवाद को प्रमोट किया करती थी। ऐसी आधुनिकता पर विजय संगोष्ठी, संगोष्ठी बेसिकली एक मीटिंग टाइप से होती है। देखो इस संगोष्ठी में क्या होता है, ये विचार किया गया कि जापान आधुनिक रहते हुए भी पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कैसे रह सकता है। ये बेसिकली एक बौद्धिक व्यवस्था जिसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। ऐसी मोरारी साबूरो का दृष्टिकोण, ये एक संगीतकार थे, उन्होंने ये सवाल करने की कोशिश करा, सिर्फ संगीत जो है इसे एक कला से ऊपर उठाकर एक आत्मिक अनुभव की कला कैसे बनाया जाए। वो पश्चिम संगीत को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे थे, बल्कि जापानी संगीत को मौलिकता की ओर आगे बढ़ाने की वो बेसिकली कोशिश कर रहे थे। ऐसी जापानी संगीत की दिशा, देखो मोरारी की दृष्टिकोण यह थी कि जापानी संगीत को केवल पश्चिमी वाद्यों पर बजाने तक सीमित ना रखा जाए, इनका पुनर्वास ऐसे रूप में भी हो जहाँ उसकी आत्मा बरकरार रहे और वह नई पहचान भी पा सके। ऐसी निस्तानी केजी की परिभाषा, देखो ये दर्शन शास्त्री थे, विद्वान थे, काफी पढ़े। इन्होंने आधुनिकता को 3 पश्चिमी धारों में बांटा, जैसे पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट सुधार और प्राकृतिक विज्ञान। इन सब के समन्वय के रूप में इन्होंने आधुनिकता को देखा और इनके अनुसार यही, इन्हीं के थ्रू आधुनिकता जो है वो पाई जा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब जापान की नैतिक ऊर्जा का महत्व, देखो ये जो निस्तानी के अनुसार जो जापान की नैतिक ऊर्जा है, इसी ने इसे उपनिवेश बनने से बनाया, क्योंकि अगर ये नैतिक ऊर्जा ना होती तो कहीं न कहीं ये जो अंग्रेज लोग हैं, इनके ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लेते, इन्हें भी अपना गुलाम बना लेते। यही जो आंतरिक शक्ति है, यही इसको स्वतंत्र से आज़ाद बना पाई है। नई विश्व व्यवस्था और आवश्यकता, उन्होंने ये तर्क दिया कि उनका कर्तव्य है कि वे एक नई विश्व व्यवस्था और एक विशाल पूर्व एशिया का निर्माण करे। इसके लिए उन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश की थी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की वापसी। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारा जापान है ये भैया हार गया, ठीक है। अमेरिका ने इसको बहुत ही पेल लिया, मतलब बुरी तरीके से इसे हरा दिया था। और ये इसके बाद जापान जब हार जाता है इसके बाद ये बिल्कुल शांति स्थापित कर लेता है कि आज के बाद से भैया मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब अमेरिका कब्जा और सुधार, देखो 1945 से 1947 तक अमेरिका नेतृत्व वाले कब्जे में जापान का विसैन्यीकरण किया गया और नए संविधान लागू हुआ। इसमें युद्ध को राष्ट्रीय नीति के रूप में पूरी तरह से निषेध कर दिया गया। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, अब जापान जब ये युद्ध हार जाता है तो जापान ने अपने संविधान में बेसिकली ये बता दिया कि आज के बाद से मैं कभी युद्ध, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा किसी भी देश से। अब ऐसी राजनीतिक पुनर्गठन, देखो 1946 में यहाँ पे महिलाओं को पहली बार वोटिंग करने का राइट दे दिया जाता है। के साथ साथ यहाँ पे कृषि सुधार किया जाता है, व्यापारिक ढांचे का भी पुनर्गठन किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती उनको भी दोबारा से ठीक किया जाता है। अब इससे क्या होता है, महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया। इससे लोकतंत्र की जब प्रक्रिया है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी आर्थिक पुनर्निर्माण, देखो अब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वहां पे सीधी सी बात है, वहां पे बहुत ही हमें दिक्कतें देखने को मिलेंगी, जो कि जापान तो तबाह सा हो गया होगा, बिल्कुल खत्म सा हो रहा होगा। पर जापान ने हार नहीं मानी और उसके बावजूद तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से जीवित करने की कोशिश की, दोबारा से ठीक करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसे चमत्कार भी कहा गया, क्योंकि जापान काफी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को उसने दोबारा से ठीक करा। अमेरिका और क्षेत्रीय युद्धों से सहायता, देखो कोरिया और वियतनाम युद्धों के दौरान क्या होता है, अमेरिका ने जापानी उद्योगों से वस्तुएं खरीदी, जिससे क्या होता था, अमेरिका जब चीजें खरीदेगा तो सीधी सी बात है उसे भाई विदेशी निवेश होगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे क्या हुआ जापान की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिला। ऐसी तकनीकी और वैश्विक पहचान, देखो 1964 में क्या होता है, टोक्यो के अंदर ओलंपिक खेलों की स्टार्टिंग की जाती है, बुलेट ट्रेन की स्थापना जापान के अंदर की जाती है। इससे यहाँ पे उत्पादन की क्षमता का भी काफी तेजी से प्रदर्शन हुआ। ऐसी सामाजिक और पर्यावरण आंदोलन का उदय, देखो 1960 के दशक में औद्योगिकरण से पैदा हुए पर्यावरण संकट जो हुए थे, जैसे कैडमियम जहर, मिनिमानता रोग, वायु प्रदूषण, इनको खत्म करने के लिए यहाँ पे लोगों ने बहुत आंदोलन करा। नए नए आंदोलन का यहाँ पे जन्म हुआ है। और इन आंदोलन की मांग बेसिकली ये थी कि ये जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है इसके लिए मुआवजा दिया जाए या फिर कोई सख्त कानून बनाया जाए। इन सब चीजों की यहाँ पे मांग की जाने लगी। अब पर्यावरणीय सुधार और वर्तमान स्थिति, देखो 1980 के दशक के बाद पर्यावरण कानूनों में सुधार के चलते समस्याओं में कमी आई। मतलब यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए जिनसे यहाँ पे सुधार किया गया। और आज जापान एक विकसित राष्ट्र, मतलब आज तो आपको पता है जापान कितना डेवलप है, कितना विकसित है, कितनी अच्छी इकोनॉमी है इसकी, और टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे आज के समय में जापान, जो शुरू से ही अच्छे लेवल पे रहा है। ठीक है, ये था आपका जापान के बारे में सब कुछ, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीन। अभी हमने जापान के बारे में पढ़ लिया है, अब हम चीन के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्रमुख वैचारिक समूह और उनका दृष्टिकोण, आरंभिक सुधारक कांग यूवेल और लियांग क्याउच, इन दोनों के बारे में पढ़ना है हमें अपने इस टॉपिक में। देखो बेसिकली ये जो विचारक थे, जो वहाँ के विद्वान लोग थे, ये दोनों, इनका ये मानना था कि अगर हमें पश्चिमी ताकतों से, पश्चिमी ताकत कौन हो गई अब यहाँ पे, जो यूरोप है, अगर हमें उससे जीतना है, उन्होंने जो पूरी गुलाम बना रखा है, अगर हमें उससे जीतना, उनका सामना करना है, तो हमें अपनी पारंपरिक जो पहले की शासन व्यवस्था है, पहले के तरीके के लोगों की तरह हमें उन परंपराओं को नए तरीके से उनका यूज करना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली ये भी चीज महसूस करी कि चीन को मजबूत करने के लिए, चीन को पावरफुल बनाने के लिए उन्हें आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, एक नई सेना चाहिए, और शिक्षा प्रणाली की भी उन्होंने जरूरत महसूस करी। और इसके साथ साथ एक संवैधानिक सरकार की स्थापना करने की भी उन्होंने कोशिश करी। स्थानीय विधायिकाओं का उन्होंने गठन करने की कोशिश करी। उनके विचारों में औपनिवेशीकरण से बचाव एक प्रमुख चिंता थी, जो क्योंकि भाई देखो औपनिवेशीकरण उन्होंने कर दिया, अंग्रेजों ने उनको गुलाम बना दिया, तो इनका बहुत शोषण करेंगे, इनकी सामानों का, इनका लूटपाट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता उनके लिए बनती जा रही थी। और जो पोलैंड का बंटवारा हुआ, वो उनके लिए चेतावनी का उदाहरण भी था। बोलन यू, जिसका मतलब होता है पोलैंड करने के लिए, जैसे जो शब्द हैं, उस समय उसके डर को दिखा देते। उन्होंने भारत का उदाहरण देते ये समझाने की कोशिश करी कि एक देश जो है वो कंपनी के हाथों भी नष्ट हो सकता है। और लियांग क्याउच ने भारतीयों की आलोचना करी, मतलब भारतीयों को कोसा, ये गलत नहीं कपड़ा है, यहाँ पे ब्रिटिशों की कितनी सेवा कर रहे हैं। मतलब जो ये भारत जब गुलाम हो गया था, तो भारत के लोग अंग्रेजों की सेवा भी करते थे, उनकी नौकरियों में काम किया करते थे। तो ये जो बंदा था क्याउच, लियांग क्याउच, ये यहाँ के लोगों की आलोचना करता है कि भारत के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों के साथ युद्ध लड़ा करते हैं, अपने लोगों को मारा करते हैं, और अंग्रेजों की सेवा भी किया करते हैं। और ये बात जो है आम जनता को काफी प्रभावित करती थी, क्योंकि वो लोग देखते भी है कि चीन के विरुद्ध जो युद्ध हुए, उसमें भारतीय सैनिकों का ज्यादा से ज्यादा योगदान रहा है। भारत की जो योद्धा, भारत के जो सैनिक हुआ करते थे, वही अंग्रेजों की तरफ से चीन के युद्ध में लड़ा
कर देते। अब गणतांत्रिक क्रांतिकारी सन यात सेन, ये समूह मुख्य रूप से जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित था। इन्होंने बेसिकली गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें लोगों का भी इंपॉर्टेंट रहा करे, लोगों के भी शासन उसमें रहा करे। ऐसे गणराज्य के लोग स्थापना करना चाह रहे थे। ये जो विचारधारा, ये आधुनिक विचारों बदलाव की ओर अग्रसर थी और पारंपरिक राजतंत्र के खिलाफ थी, जो कि चीन के अंदर ही पहले राजतंत्र हुआ करता था। इस चीज को खत्म करना चाह रहे थे ये लोग और गणतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, देखो इस समूह का उद्देश्य विदेशी शक्तियों को बाहर निकालना और देश के अंदर की सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना था। ये जो समूह था कम्युनिस्ट पार्टी, बेसिकली जो विदेश की शक्तियां थी, जो विदेशी लोग थे, इनको बाहर निकालना चाहते थे और जो समाज के अंदर जो असमानता है, जो लड़का लड़की में भेदभाव है, जो पढ़ाई शिक्षा अमीरी गरीब में भेदभाव है, इन सब चीजों को वो लोग खत्म करना चाहते थे। यह पार्टी बदलाव को क्रांतिकारी रूप में देखती थी, जो बदलाव ला रही इसे काफी क्रांतिकारी रूप में लाना चाहिए और ऐतिहासिक शोषण के अंत की ओर बढ़ना चाहती थी। ऐसी पश्चिमों से प्रारंभिक संपर्क और परिणाम, देखो 16वीं से 17वीं शताब्दी में जेसुइट मिशनरियों के माध्यम से चीन में खगोल शास्त्र और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञान का प्रवेश हुआ। मतलब जो मिशनरियां हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हुआ करते थे, वो बेसिकली दूसरे दूसरे देशों में जाया करते थे, वहां पे शिक्षा दिया करते थे, वहां पे स्वास्थ्य के बारे में बताया करते थे। तो ऐसी जेसुइट मिशनरियों के माध्यम से खगोल शास्त्र के बारे में, गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में पहली बार जो चीन के लोग हैं, इन्हें पता लगा कि ऐसे कोई सब्जेक्ट हुआ करते हैं। इन सब चीजों के बारे में उन्हें पता लगा और इसका तत्काल प्रभाव जो है वो सीमित हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन इससे जो प्रक्रिया शुरू हुई वो हमें 19वीं शताब्दी में काफी तेजी से हमें देखने को मिलती है। ब्रिटेन के अंदर हमें अफीम का व्यापार देखने को मिलता है। अफीम एक नशे की तरह की चीज होती है, उसका व्यापार हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर। अब पहला अफीम युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था, तो पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 में होता। इस युद्ध से क्विंग राजवंश की शक्ति कमजोर हुई और देशों में सुधार की मांग तेजी से बढ़ने लगी। अब जब अफीम युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो जो क्विंग राजवंश था इसकी शक्ति यहाँ पे कमजोर पड़ने लगी। नेक्स्ट हमारा कन्फ्यूशियसवाद और परंपरागत सोच। जो कन्फ्यूशियसवाद चीन की प्रमुख पारंपरिक एक विचारधारा है, जिसका विकास कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। कन्फ्यूशियस नाम का एक बंदा, इनके थ्रू एक विचारधारा दी गई है कन्फ्यूशियसवाद। ये जो है चीन की काफी फेमस विचारधारा रही है। यह विचारधारा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समाज और उचित सामाजिक संबंधों पर बेसिकली आधारित होती है और यह चीन की समाज, जीवन शैली, राजनीतिक सोच, इन सब का बेस हुआ करती थी, इन सब का मूल आधार हुआ करती थी। परंतु सुधारकों को महसूस हुआ कि इस परंपरागत सोच में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक अच्छे तरीके से चीन का निर्माण किया जा सके। ऐसी विदेश शिक्षा और नए विचारों का प्रवेश, देखो चीन ने नए विषयों में युवा को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें जापान भेजा, ब्रिटेन भेजा, फ्रांस भेजा। जैसे जैसे हमने जापान को जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था जापान ने भी अपने विद्वानों को, अपने स्टूडेंट को दूसरे दूसरे देशों में भेजना चालू कर दिया, ताकि वहां से वो शिक्षा प्राप्त कर कर अपने देश में बदलाव ला सके। तो इसी तरीके से चीन के लोगों ने भी अपने युवाओं को दूसरे देशों में भेजना चालू कर दिया। ऐसे 1890 के दशक में बड़ी संख्या में चीनी विद्यार्थी जापान में पढ़ने भी गए थे। वहां से वे न केवल विचार लेकर लौटे, बल्कि गणराज्य की स्थापना में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाई थी, क्योंकि युवाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश में बदलाव लाने के लिए। क्योंकि चीनी और जापानी भाषा में चित्रलिपि समान थी, मतलब चीन की और लिपि और जापान की लिपि में बहुत ही सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। इसलिए चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति जैसे यूरोपीय विचारों को जापानी अनुवाद को भी अपनाया। मतलब उन चीजों का ट्रांसलेट जो जापान के लोगों ने यूरोप से किया था, उन चीजों को समझने की कोशिश की थी, उन लोगों को चीनी लोगों ने भी अपनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये चीजें में बहुत ही अलग दिखते हैं, क्योंकि जो चीन जो है हमारा, वो जापान से सीखने की कोशिश वो बेसिकली कर रहा था। अब परीक्षा प्रणाली का अंत और नए युग, देखो 1905 में रूसी जापानी युद्ध के बाद चीन ने अपनी सदियों पुरानी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। मतलब जिस तरीके से चीन के अंदर एग्जाम हुआ करते थे, उन सब चीजों को उन्होंने 1905 में खत्म कर लिया और यह प्रणाली उम्मीदवार को अभिजात वर्ग और सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश दिलाती थी। मतलब इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो एक अभिजात वर्ग, मतलब एक बड़े वर्ग में, या फिर एक जो पॉलिटिक्स के अंदर जो वर्ग हुआ करता था, उस वर्ग में आने के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। यह जो निर्णय लिया गया, जो डिसीजन लिया गया, ये चीन के आधुनिक युग में प्रवेश का संकेत था कि किस तरीके से चीन जब आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ योग्यता का आधार अब केवल पारंपरिक शिक्षा नहीं, बल्कि नवविचार और आधुनिक विचार बन रहे थे। मतलब पहले तो कोई नहीं, छोटा सा सिलेबस है, उसे पढ़ के आप एग्जाम निकाल लिया, आप सत्ता में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, पर नहीं, अब नए नए विचार, आधुनिक विचार का लाना पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अब देखो गणतंत्र की स्थापना, देखो गणतंत्र की स्थापना, ये गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गणतंत्र का मीनिंग सिंपली ये होता है कि मतलब एक तरीके की सरकार हो या इस तरीके की राजव्यवस्था हो, जिसके अंदर जनता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो अपनी शासन व्यवस्था में, अपनी राज्य व्यवस्था में, या फिर जो जनता को लीड कर रहा है, जनता का जो प्रतिनिधि कर रहा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो शासन व्यवस्था में। ठीक है, इसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो 1911 में क्या होता है, मानचू साम्राज्य को समाप्त कर चीन में गणराज्य की स्थापना
की गई। 1911 में होता है एक मांचू साम्राज्य जो चीन में शासन किया करता था। इस तरह साम्राज्य को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वहाँ पे गणराज्य की स्थापना जो है वो कर दी जाती है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? सन यात सेन। ये जो बंदा ये इस गणतंत्र की स्थापना करता है और इसी का नेतृत्व यही करता है, जिन्हें आधुनिक चीन का जनक माना जाता है। ये एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा तो इसे याद रखना। उन्होंने चीन को विदेशी वंशों और साम्राज्य ताकों से मुक्त कराने की भी कोशिश करी थी। जो विदेशी लोग जो चीन के ऊपर कब्जा कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, इन सब चीजों से इन्होंने मुक्त कराने की इन्होंने कोशिश करी। और जो साम्राज्यवादी ताकतें थी इनसे भी मुक्त कराने की इन्होंने कोशिश करी। तो इन्होंने गणतंत्र की स्थापना कब करी थी? 1911 में, ये याद रखना, ठीक है। अब सन्यास सेन के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। सन्यास सेन एक तो गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में पढ़ाई करी। देखो मिशन स्कूल वही जो ईसाई धर्म लोगों द्वारा जो स्कूल स्थापित किए जाते थे, दूसरे-दूसरे देशों में जाते थे। वहाँ पे इन्होंने स्कूल जो खोले, उन स्कूलों में इन्होंने पढ़कर अपनी शिक्षा जो है वो वहाँ से हासिल की थी। उन्होंने लोकतंत्र और ईसाई धर्म के विचारों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। लेकिन बाद में चीन के सामाजिक राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो उठे और उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना योगदान देने लगे। देखो 3 सिद्धांत, देखो जो सन यात सेन थे, इनकी विचारधारा 3 कार्यक्रमों पे आधारित हुआ करती थी, 3 सिद्धांतों पे आधारित हुआ करती थी, जिसमें पहला राष्ट्रवाद था, दूसरा गणतंत्रवाद था और तीसरा था समाजवाद। देखो राष्ट्रवाद में बेसिकली अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली मांचू वंश और विदेशी सत्ता को हटाने की बात करी। गणतंत्र मतलब गणराज्य की स्थापना करी, जिसमें लोगों का भी बहुत रोल हो। और उसके बाद समाजवाद, बेसिकली भूमि का इन्होंने समान वितरण करने की कोशिश करी। और पूंजी का नियमन, मतलब ये नहीं कि कोई उद्योग लगाया जा रहा हो, कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है तो उसका जो काम हो केवल लाभ कमाना हो, नहीं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उद्योगों का निर्माण इन्होंने लगाने की कोशिश की थी। और ये जो इन्होंने विचारधारा दी है, 3 सिद्धांत दी, ये चीन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, समता मूलक समाज बनाने की दिशा में इनका पहला कदम हुआ था। अब 1919 में क्या होता है देखो, अभी जो हमारा मानचू साम्राज्य था ये एकदम से तो हटा नहीं होगा, तो इसके लिए आंदोलन किए गए। ये जो हमारा आंदोलन है ये बीजिंग के अंदर होता है, युद्धोत्तर युद्ध के कारण शांति सम्मेलन के विरुद्ध में, क्योंकि चीन को उसके क्षेत्र जो है वापस ही नहीं मिले थे। इसने पारंपरिक मूल्यों पर सवाल उठाए और आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की मांग की। यह आंदोलन सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बदलने लगा था। अब क्रांतिकारी सुधारों की मांग, जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस विदेशी नियंत्रण के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाई, काफी विरोध करा। और उन्हें एक समान भाषा, महिलाओं की आजादी, विवाह में बराबरी, पैरों को बांधने जैसी प्रथाएं, इन सब चीजों को खत्म करने का मांग करी। अब राजनीतिक अस्थिरता देखो, गणराज्य की स्थापना के बाद चीन में सत्ता को लेकर संघर्ष बढ़ा। गणराज्य स्थापित हो गया, अब सभी लोग आपस में लड़ने लगे कि कौन शासन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा। इस चीज को लेकर काफी यहाँ पे संघर्ष हमें देखने को मिलता है। वहां पे हमें 2 पार्टी देखने को मिलती है, कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी आज के समय में वहां पे शासन करती थी, तो ये वहां पे 2 मेन पार्टी हुआ करती थी, ठीक है। अब सन्यास सेन की नीति देखो, सन्यास सेन ने 4 बुनियादी जरूरतों की मांग करी कि कपड़ा, खाना, घर, परिवहन। इंसान की यही 4 चीजें हैं जो मेन जरूरी इंसान की लाइफ में होती है। तो कपड़ा नहीं होगा तो हम बहुत दिक्कत होगी, खाना बहुत ज़रूरी है, घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और परिवहन भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बेसिकली ज़ोर देने की कोशिश करी। और ये विचार जो हमें देखने को मिलता है, इनके समाजवादी विचार देखने को मिलता है कि समाज के सभी लोगों को भला करना। और ये चीज़ उनके पार्टी की राजनीतिक दिशा को भी निर्धारित करती है। अब चियांग काई-शेक का नेतृत्व देखो, सन यात-सेन जब मर जाता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं का साथी चियांग कोई-शेक नेतृत्व को संभालता है। उनकी पार्टी को कौन लीड करता है? चियांग कोई-शेक। उन्होंने सेना के बल पे वारलॉर्ड्स को हराया और साम्यवादियों को दमन कर दिया। उन्होंने राष्ट्र के सैन्यकरण और कन्फ्यूशियस नैतिकता को बढ़ावा दिया। अब महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण देखो, चियांग कोई-शेक ने महिलाओं को 4 सद्गुण बताए, सतीत्व, रूह, वाणी और काम अपनाने को कहा कि महिलाओं का बस यही काम है, यही करे बस अपना। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को सिर्फ घरेलू दायरे तक सीमित करने की कोशिश करी कि महिलाओं का काम सिर्फ घर के अंदर तक है, घर का काम करे, बस घर में सजे सजे बस इतनी काम है और कुछ ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके पहनावे पर भी उन्होंने काफी गाइडेंस दी, काफी निर्देश दिए कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सब इन्होंने काफी बताया। अब कुओमिंतांग का सामाजिक सुधार देखो, कुओमिंतांग का समर्थन मुख्यतः शहरी इलाकों तक सीमित था। मतलब उन्हें गांव से ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, बल्कि जो शहर के लोग हुआ करते थे वो उस पार्टी को ज्यादा समर्थन कर रहे थे। और जो औद्योगिक विकास हो रहा था वो भी काफी सीमित जगहों पे, काफी सीमित क्षेत्र में ही हो पा रहा था, जिससे ग्रामीण आबादी पार्टी से दूर रही। अब ऐसी शहरी मजदूर वर्ग देखो, संघाई जो चीन का काफी फेमस शहर है, संघाई जैसे शहरों में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभरा। एक मजदूर वर्ग उभरने लगा था यहाँ पर, जो फैक्ट्री से रिलेटेड था। लेकिन आधुनिक उद्योगों में उनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी। महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था, उन्हें बेहद खराब परिस्थिति में लंबे समय तक काम करना भी पड़ता था। ऐसी सांस्कृतिक बदलाव और शिक्षा देखो, स्कूल
कॉलेजेस विश्वविद्यालयों के पहले से क्या हो गया, समाज के अंदर एक नई सोच आई है, एजुकेशन को काफी लोग जरूरी मानने लगे। 1909 में क्या होता है, 1909 में पीकिंग विश्वविद्यालय जैसे संस्थान आधुनिक विचारों का केंद्र बने। आधुनिक विचारधारा मतलब जो नए नए विचार थे, यूरोप के लोगों के विचार थे, वो यहाँ पे पढ़ाई जाने लगे। इस तरीके के यहाँ पे चीजों को पढ़ाया जाने लगा था, जहाँ से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को भी काफी बल मिला। अब ऐसी कुआमंतिंग की असफलता के कारण तो वो जो पार्टी थी उसने किसानों और सामाजिक असमानता को नजरअंदाज कर दी। जो किसानों के प्रति जो भेदभाव किया जा रहा है, जो सामाजिक असमानता है लोगों के बीच में, महिला पुरुष को लेकर जो असमानता है, इन सब चीजों के प्रति तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। और जो पूंजी का नियमन है कि एक ही वर्ग के पास बहुत पैसा है, दूसरे वर्ग के पास कुछ नहीं है, इन सब चीजों को, भूमि सुधार जैसे वादे भी कभी इन्होंने लागू नहीं किए। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने वादे किया थी कि हम भूमि सुधार करेंगे, पूंजी का नियमन करेंगे, पर इन सब चीजों को उन्होंने कभी इस पे ध्यान दिया ही नहीं। तो वोमनतिंग ने जनता की समस्या को हल करने के बजाय फौजी शासन को थोपने की कोशिश की कि फौज का शासन, आपको पता है ना, सेना शासन लग जाता है, सेना के अंदर कंट्रोल में आ जाती है सब कुछ। इस तरह की शासन उन्होंने लगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी, जिससे उसका जनाधार कमजोर पड़ेगा। मतलब लोगों ने इसका, इस पार्टी का सपोर्ट करना कब से कम कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीनी साम्यवादी दल का उदय, जापान का आक्रमण। देखो 1937 में क्या होता है, जापान चीन के ऊपर हमला कर देता है। जो यहाँ की पार्टी थी कुमंतिंग, ये पीछे हट जाती है। अब ये पार्टी पीछे की, सरकार पीछे गई, इससे यहाँ पे चीन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। और ये जो युद्ध था ना, काफी लंबे समय तक चला, काफी बहुत लंबे समय तक चला। दोनों तरफ की सेनाएं जो थी वो काफी थक सी जाती हैं, जिसे चीन की आर्थिक और सामाजिक रूप से, जिससे हमारा जो चीन होता है वो पहले से कमजोर था, अब आर्थिक और सामाजिक रूप से और कमजोर पड़ जाता है। अब 1945 से लेकर 1949 की महंगाई, देखो युद्ध के बाद क्या होता है, 1945 से लेकर 1949 के बीच में चीन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, लगभग 30% प्रति महीने। इससे आम जनता की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, एकदम खत्म हो गई, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई वहां पर। लोग भाई अब कैसे चीजें वो खरीदेंगे, छोटी मोटी चीजों पे इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो लोग भी काफी इससे परेशान हो गए थे, लोगों का जीवन इससे काफी कठिन हो गया था। अब हमें यहाँ पे दो तरीके के संकट भी देखने को मिलते हैं। ग्रामीण संकट था जो पर्यावरण से रिलेटेड था, एक ग्रामीण संकट था जो सामाजिक आर्थिक चीजों से रिलेटेड था। देखो ग्रामीण जीवन में चीन में भूमि की उर्वरता घटती जा रही थी, मतलब भूमि जो है खेती करने लायक बची नहीं रही थी, और जंगल का भी खत्म होते जा रही थी, जंगलों का भी विनाश हो रहा था, बार बार बाढ़ आ रही थी, तबाही यहाँ पर हो रही थी। इससे क्या हुआ, तो जो आबादी, जो लोग कृषि पर निर्भर रहा करते होंगे, जो कृषि पर डिपेंड रहा करते होंगे, उनके जीवन भी काफी खत्म सा होता चला गया। अब ये सामाजिक आर्थिक संकट क्या था, देखो जो किसान हुआ करते थे, जमीनों का जो गलत तरीके से बंटवारा कर दिया गया था, मतलब किसी के पास तो इतनी सारी जमीन है और किसी के पास इतनी सी जमीन है। इस तरीके से जमीनों को जो असमान वितरण करा गया था, गलत तरीके से वितरण किया गया था, जो भारी ऋण हुआ करता था लोगों के ऊपर, जो पुरानी तकनीकों और खराब परिवहन व्यवस्था थी, उन सब चीजों से लोग काफी परेशान होने लग गए थे, और उनके अंदर एक असंतोष बढ़ने लगा था। अब चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना, देखो रूसी क्रांति से प्रेरित होकर चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में की गई थी। इस साम्यवादी को ही कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते, ठीक है, याद रख। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। इसका मकसद क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, जो शोषण किया जा रहा है इस पार्टी द्वारा, पिछली वाली पार्टी के द्वारा, कॉमन थिंग पार्टी के द्वारा, इस शोषण से मुक्ति दिलाना और एक नए समाज की स्थापना करना। अब केमिटन और सोवियत समर्थन, देखो सोवियत क्या था, देखो रशिया के अंदर कम पहले क्या होता था, 15 या 16 अन्य देशों से मिलकर एक सोवियत संघ बना हुआ था, जिसके अंदर 15-16 देश आते थे, ठीक है, उसी को हम सोवियत संघ या फिर सोवियत राज्य कहते थे, ठीक है। तो लेनिन जो वहां का लीडर था, मेन लीडर था, लेनिन और ट्रॉट्स्की, इन दोनों ने मिलकर 1918 में केमिटन बनाया, जो विश्व क्रांति को समर्थन करता था। विश्व में जो अन्य देश क्रांतिकारी है उन लोगों को लोग समर्थन करते थे, लेकिन बाद में यह सोवियत संघ के हितों का उपकरण बन गया और 1943 में इसे भंग कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। अब ऐसी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मार्क्सवादी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट करे किस राजनीति पर लिखी, उस विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है। देखो प्रारंभिक साम्यवादी विचारधारा के अनुसार जो क्रांति शहरी मजदूर वर्ग के माध्यम से आनी चाहिए, पर चीन की परिस्थितियों में यह व्यवहारिक नहीं साबित हुई थी। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो क्रांति होनी थी वो बेसिकली मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के द्वारा होनी थी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। अब माओ का नेतृत्व, देखो माओ ने पारंपरिक मार्क्सवादी के रास्ते से हटकर किसान आधारित क्रांति को नीति अपनाई, और इससे चीन में साम्यवादी पार्टी को ग्रामीण इलाकों से मजबूत का आधार भी मिला। अब महिलाओं के लिए सुधार भी किए गए, देखो माओ ने ग्रामीण महिलाओं के संघों को उभारने में सहयोग दिया। मतलब माओ जो था, हमारा बंदा माओ जो व्यक्ति था, इसने क्या करा, नए नए संघ बनाने के लिए लोग महिलाओं को प्रमोट किया, जिससे महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति और जागरूक किया जा सके। उन्होंने विवाह संबंधी कानून बदले, जबरन शादियों को उन्होंने, और दहेज प्रथा को भी समाप्त कर दिया, और तलाक की प्रक्रिया को भी और आसान बना दिया था।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। देखो स्थापना और सिद्धांत 1949 में चीन जो है हमारा आजाद हो जाता है। तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित होती है चाइना के अंदर। और जो सरकार है हमारी ये नए लोकतंत्र पे आधारित होती है, जो सोवियत संघ की जो सर्वहार तानाशाही थी उस चीज से काफी अलग होती है। और इसमें सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन इसके अंदर किया गया था। आर्थिक नीति देखो सरकार ने अर्थव्यवस्था को मुख्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। निजी उद्योगों और जो जमीन के मालिकों की स्वामित्व थी इन सब चीजों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये जो पर्सनल उद्योग होते हैं उन सब चीजों को खत्म कर दिया। जो जमीन के मालिक आप होते थे उन सब चीजों को भी इन्होंने खत्म कर दिया। और जो प्रक्रिया थी कब से कब तक चली, 1953 तक, जब समाजवादी बदलावों की घोषणा की गई। अब लंबी छलांग आंदोलन देखो 1958 में क्या होता है, देश के तेज औद्योगिकरण के लिए लंबी छलांग की नीति अपनाई गई। अब लोगों को इसमें प्रमोट किया गया कि लोग जो अपने घर के पीछे ही भट्टियां लगाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए, जिससे क्या होगा अर्थव्यवस्था को और सहायता मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक खेती के लिए पीपल्स कम्यून बनाए गए। ठीक है, अब पीपल्स कम्यून देखो इन कम्यूनों में जमीनों की सामूहिक मिल्कियत होती थी। मतलब एक किस कोई एक मालिक नहीं हुआ करता था, इनके अंदर बेसिकली बहुत सारे लोग मिलके एक जगह के मालिक हुआ करते थे। लोग मिलजुल कर फसलें उगाया करते थे। 1958 तक 26,000 पीपल्स कम्यून बन चुके थे, जो कि देश की 98% कृषि आबादी को शामिल करते थे। अब समाजवादी व्यक्ति की परिकल्पना देखो माओ की सोच में समाजवादी व्यक्ति तैयार करने की थी, जो पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान, जन संपत्ति को प्राथमिकता दे। इन सब चीजों को जो प्रमोट करे वही समाजवादी व्यक्ति होता है। इसके लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए जन संस्थाएं बनाएगी। अब जन संस्थाओं की स्थापना देखो महिलाओं, छात्राओं, किसानों वर्ग और जो अन्य वर्ग थे इन सब को एकजुट किया गया और इनके लिए एक संगठन बनाए गए। जैसे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन में 760 लाख सदस्य शामिल थे। ऐसी स्टूडेंट फेडरेशन में 32.9 लाख सदस्य शामिल थे। अब इसका विरोध भी हुआ, कुछ सुधारें की गई। जैसे पार्टी में सभी लोग इन नीतियों से सहमत नहीं हुआ करते थे तो इनका विरोध भी किया गया। 1953-54 में कुछ नेता जिनका नाम था लियू साउची, तांग सियाओपिंग, इन लोगों ने आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने की मांग करी थी। अब कम्युन व्यवस्था की आलोचना देखो लियू और तांग ने कम्युन जो प्रणाली थी इसको अक्षम, इसको खराब बताया और उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी इन्होंने करी थी। उन्होंने कहा कि घरों में बनाई गई स्टील की भट्टियां व्यावसायिक उपयोगों के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है, इनका कोई ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इसकी आलोचना करी थी। अब दर्शनों का टकराव 1965 से 1978 देखो विचारधारा बनाम दक्षता। देखो माओवादी द्वारा समाजवादी व्यक्ति की रचना पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये चीज हमें पता है माओ ने कैसे व्यक्ति की मांग करी थी। वहीं कुछ लोग माओ के विचारधारा को प्राथमिकता देने की बजाय दक्षता को अधिक महत्व देते हैं। मतलब जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर दक्षता है, ऐसे व्यक्ति की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अब सांस्कृतिक क्रांति 1965 देखो माओ ने 1965 में महान सरवार सांस्कृतिक क्रांति को शुरू करा था। इसका उद्देश्य था उनके आलोचकों का सामना करना और उनकी पुरानी सांस्कृतिक रिवाजों व आदतों के खिलाफ अभियान चलाना। अब रैग गार्ड्स की भूमिका देखो छात्रों की मदद से, सेना की सहायता से क्या हुआ, कुछ रैग गार्ड्स बनाए गए जिन्होंने बेसिकली जो सांस्कृतिक बदलाव ला रहे थे उनको लीड करा। छात्रों व पेशावर को ग्रामीण इलाकों में जनता से सीखने भेजा गया। देखो विचारधारा की प्रधानता देखो माओ के अनुसार साम्यवादी विचारधारा जो है वो पेशावर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके खिलाफ जो बहसबाजी हुई वहां पे फैक्ट बताने की जगह, तर्क बताने की जगह खामापेरी की नारेबाजी की जाने लगी। अब प्रभाव देखो सांस्कृतिक क्रांति से देश में अशांति फैल गई। जो संस्कृतियां बदलाव आए थे, दूसरी देशों की चीजों को अपनाया जा रहा था, इससे क्या हुआ देश के अंदर अशांति फैल गई क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारी संस्कृति को बुलाया जा रहा है। पार्टी की ताकत कमजोर पड़ी और अर्थव्यवस्था और शिक्षा में काफी रुकावट आई। अब बदलावों की शुरुआत 1960 के बाद देखो 1960 में स्थित बदलाव आने लगा। पार्टी ने फिर से अनुशासन और विकास पर ध्यान देना शुरू करा। 1975 की नीति 1975 में पार्टी ने सामाजिक अनुशासन, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया ताकि चीन शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली देश बन सके। अब 1978 में जो सुधार हुए उसके बाद से जो चीन है काफी विकसित हुआ, काफी उसने डेवलपमेंट हासिल कर पाई। देखो राजनीतिक पुनर्गठन और नेतृत्व देखो जो सांस्कृतिक क्रांति तो हो गई थी, अब उसके बाद क्या होता है राजनीतिक पुनर्गठन चालू किया जाता है। राजनीति को भी दोबारा से स्थापित करने की वहां पे कोशिश की जाती है। जो हमारा तंग शोपिंग ये व्यक्ति था, इसने क्या करता है, ये क्या करता है पार्टी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की दोबारा से स्टार्टिंग कर देता है। अब 4 आधुनिकीकरण लक्ष्य थे। देखो 1978 में पार्टी ने विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा के विकास के लिए 4 आधुनिकीकरण लक्ष्यों की घोषणा की थी कि हमें इन क्षेत्रों में इन चीजों पे अपना मेनली फोकस करना है। विज्ञान के ऊपर, उद्योग के ऊपर, कृषि के ऊपर और
डिफेंस यानी कि रक्षा के ऊपर, और जो इस पे बहसबाजी करने की केवल सीमित अनुमति हुआ करती थी कि ज्यादा कोई इस पे बहसबाजी नहीं कर सकता, लेकिन पार्टियों से सीधा सवाल नहीं किया जा सकता था। 1989 का तियानमेन चौक आंदोलन, देखो 4 मई का आंदोलन होता है 1989 में। इसकी 70वीं वर्षगांठ पर बुद्धिजीवी और छात्रों ने अधिक खुलेपन और सख्त नियंत्रण को समाप्त करने की इन्होंने मांग करी। बीजिंग के तियानमेन चौक पर हुआ यह प्रदर्शन पूर्णता से दबा दिया गया था, मतलब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया सेना द्वारा, जो आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहा था। अब दुनिया की इस पे क्या प्रतिक्रिया आई, अब फीडबैक आया। देखो तियानमेन चौक की जो घटना थी पूरी दुनिया में देखी गई और इसकी काफी आलोचना भी की गई। इससे चीन की मानवाधिकार की जो स्थिति थी उस पे भी काफी बहस छिड़ गई कि ये लोगों को, चीन जो है अपने लोगों को अधिकार नहीं देता, चीन अपने लोगों को मानवाधिकार नहीं देता, इस पे काफी बहस छिड़ी थी। अब आर्थिक विकास पर बहस, देखो जो सुधार चालू हुए थे इसके बाद चीन की विकास पर भी काफी बहस शुरू हुई। जो पार्टी का दृष्टिकोण था बेसिकली मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक बाजार से जुड़ाव पर आधारित हुआ करता था। अब इसकी आलोचनाएं हुई, कुछ सामाजिक हमें प्रभाव देखने को मिले। आलोचकों ने बढ़ती असमानता और सामाजिक तनाव की ओर इशारा किया, बाजार को अत्यधिक महत्व देने पर सवाल उठाया। तो समाज के अंदर भेदभाव बढ़ता जा रहा था, इन सब चीजों की तरफ सरकार का ध्यान केंद्रित करने की उन्होंने कोशिश करी थी। ये हमारा चीन के बारे में था, चीन के बारे में जितना था ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारा अगला जो है देश वो है हमारा ताइवान। देखो चीन जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, पर ताइवान अपने आप को आजाद मानता है, इस तरीके से चलता रहता है यहाँ पे इनका बीच में। तो देखो एक बंदा है चियांग काई शेक, ये क्या करता है जब चीनी साम्यवादी दल से पराजित हो जाता है, हार जाता है इस पार्टी से, तो ये क्या करता है 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर और बेशकीमती कलाकृतियां, हीरे जवाहरात लेकर ताइवान चला जाता है। और उन्होंने वहां जाकर चीनी गणतंत्र की स्थापना की और एक अलग सरकार बना ली थी वहां पर जाके, ठीक है। ताइवान के अंदर बग गया, वहां पे एक नई पार्टी की स्थापना कर दी और वहां पे गणतंत्र की भी स्थापना उसने कर दी। अब ताइवान का इतिहास देखो 1894 से लेकर 1895 में जापान के साथ युद्धों के बाद चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा हुआ करता था, पर जब जापान अपना साम्राज्यवाद कर रहा था, अपना देशों अन्य देशों को गुलाम बना रहा था, तो क्या होता है जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया। अब ताइवान पे कब्जा कर लिया तो चीन को उसे जापान को सौंपना पड़ा और ताइवान एक जापानी उपनिवेश बन जाता है। अब बाद में क्या होता है, बाद में एक कायरो घोषणा पत्र 1943 में और पोतेसम उद्घोषणा 1949 में, इसके जरिए ताइवान को फिर से चीन को ही सौंप दिया जाता है, या चीन को इस पे बिल्कुल आजादी हो जाती है, मतलब ताइवान को फिर से चीन को सौंप दिया जाता है, ठीक है। अब 1947 का आंदोलन व दमन, देखो फरवरी 1947 में ताइवान में बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लोगों द्वारा आंदोलन किया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कुओमिंतांग सरकार ने विरोधी नेताओं को निर्मम हत्या करवा दी। जो कुओमिंतांग सरकार थी इनके द्वारा जो इनके विरोधी नेता हुआ करते थे, जो अपोजिंग पार्टी में जो नेता लोग हुआ करते थे, उनकी हत्या करवा दी गई। चियांग काई शेक की पार्टी ने एक दमनकारी शासन की स्थापना की और स्थानीय लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। देखो आर्थिक सुधार भी हुए थे, कुओमिंतांग सरकार ने भूमि सुधार लागू किए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। आर्थिक आधुनिकीकरण के कारण 1973 में ताइवान एशिया में जापान के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था 1973 में, ठीक है। आर्थिक वृद्धि और समानता, देखो ताइवान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित थी, यहाँ पे बिजनेस ज्यादा किया जाता था, यही यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था थी और उसमें निरंतर वृद्धि भी होती रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी कम होता चलेगा, मतलब सब बराबर होते जा रहे थे यहाँ पे धीरे धीरे। अब लोकतंत्र की और परिवर्तन, देखो चियान की मृत्यु के बाद 1975 के बाद लोकतंत्र की यहाँ पे प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट कर दी गई और 1987 यहाँ पे मार्शल लॉ हटने पर विरोधी दलों को कानूनी मान्यता भी मिली। इसके बाद पुनः यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव से स्थानीय ताइवान सत्ता में आने लगे, मतलब नॉर्मल जो लोग थे वो भी अब सत्ता के अंदर यहाँ पे आने लग गए थे। और राजनीतिक की स्थिति, तो ज्यादा जो देश थे वो ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल जो व्यापारी व्यापारी चीजें वो करती थी, व्यापार से रिलेटेड चीजें वो करती थी, यहीं तक कि सीमित अपने संबंध रखना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ताइवान है वो अभी भी चीन का हिस्सा है। तो चीन के विरोध से बचने के लिए वो लोग इसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे थे। अब चीन ताइवान संबंध, देखो चीन और ताइवान के बीच संबंध में सुधार हुआ और व्यापार व निवेश में वृद्धि भी देखी गई। हालांकि पुनः एकीकरण विवादास्पद मुद्दा है कि ताइवान जो चीन के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अगर ताइवान जो है अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से बचे, कि हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते, तो चीन उसे थोड़ी बहुत स्वायत्तता दे देगा और उसको स्वीकार भी कर लेगा, ऐसा कहना है चीन का। क्या अब हमने ताइवान के बारे में पढ़ लिया, हमारा जो लास्ट देश है वो हमारा कोरिया की कहानी। कोरिया के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले आधुनिकीकरण की शुरुआत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो 19वीं शताब्दी के अंत में, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो जाती है, तो जोशन वंश जो यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे शासनभार संभाला करता था, उसे आंतरिक संघर्ष,
चीन, जापान, पश्चिमी देशों के विदेशी दबाव का सामना भी करना पड़ता है। अब जापानी उपनिवेशवाद की शुरुआत कब होती है? देखो, दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद क्या होता है, जापान ने 1910 में कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था कोरिया को। इसके साथ-साथ 500 वर्षों से चले आ रही जोसन वंश का भी यहाँ पे खत्म हो गया था। यहाँ पे जोसन वंश जो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब जापानी दमन और कोरियाई विरोध, देखो जो जापान के लोग थे, उन्होंने कोरियाई संस्कृति को, नैतिक मूल्यों को, इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करी कि जो कोरियाई लोग हैं अपनी संस्कृति को भूल जाए, तो उनके नैतिक मूल्य उन सब चीज़ों को खत्म कर दे और हमारी संस्कृति को अपना ले। और जो स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने प्रदर्शन किए, अस्थायी सरकार बनाई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। अब कोरिया की स्वतंत्रता, देखो 1945 में जापानी औपनिवेशिक शासन द्वितीय विश्व युद्ध के जापान की हार के बाद अगस्त 1945 के साथ समाप्त हुआ और कोरिया को भी स्वतंत्रता 1945 में मिल गई थी। अब कोरिया का विभाजन होता है, देखो कोरिया आपको पता ही है कि 2 पार्ट में है, कोरिया नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया, 2 पार्ट में कोरिया बच गया था। अब कोरिया का विभाजन कैसा होता है? देखो स्वतंत्रता के बाद कोरिया उपद्वीप को 38वीं समांतर रेखा से 2 भागों में बाँट दिया जाता है, ठीक है? उत्तर में सोवियत संघ और दक्षिण में यूएन का नियंत्रण होता है। तो उत्तर कोरिया के ऊपर सोवियत संघ का नियंत्रण हो जाता है और दक्षिण कोरिया के ऊपर यूएन का नियंत्रण हो जाता है। 1948 में दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग सरकारें बनने के साथ ये विभाजन जो है पूरा स्थायी रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा युद्धोत्तर राष्ट्र, युद्ध के समय इस देश के अंदर क्या चल रहा था वो सब चीजें देखते हैं। देखो कोरियाई युद्ध की शुरुआत जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू होता है, जिसमें दक्षिण कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और उसकी संयुक्त राष्ट्र की सेना, और उत्तरी कोरिया को कम्युनिस्ट चीन का समर्थन मिलता है। देखो कैसे अलग अलग देश इन देशों को समर्थन देते हैं। और यह युद्ध शीतकाल का छठा युद्ध बन गया था। ये छठा लिखा है, गलती से लिख गया है, ठीक है, छठा छठा युद्ध बन गया। अब युद्ध का अंत और विभाजन, देखो जुलाई 1953 में 3 वर्षों के बाद युद्ध विराम मतलब युद्ध खत्म हो जाता है। जुलाई 1953 में 3 वर्षों के बाद ये युद्ध खत्म हो जाता है और युद्ध के खत्म होने के साथ साथ कोरिया भी स्थायी रूप से विभाजित हो जाता है, कि मतलब पक्का हो जाता है कि कोरिया को 2 पार्ट में बंट चुका है, ठीक है। अब युद्ध के कुछ हमें दुष्परिणाम देखने को मिलता है। युद्ध से भारी जीवन की हानि हुई, संपत्ति का नुकसान हुआ, आर्थिक विकास में काफी रुकावट आई, काफी खर्चा बढ़ा और जो औपनिवेशिक काल की औद्योगिक सुविधाएं थी वो भी वहां पर खत्म हो गई। अमेरिका की सहायता, देखो आर्थिक संकट के कारण दक्षिण कोरिया को अमेरिका से आर्थिक सहायता लेनी पड़ी ताकि पुनर्निर्माण और स्थायित्व सुनिश्चित की जा सके। अब उसे देखो इतना नुकसान हुआ है वहां पे, तो सीधी सी बात है उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे उसने किससे लिए? अमेरिका से ले लिए। अब तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व, देखो पार्क चुंग ही का सत्ता में आगमन। देखो अक्टूबर 1963 में सैन्य नेता पार्क चुंग को ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है कोरिया के अंदर। और आर्थिक विकास के लिए राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति को अपनाया, जिससे कोरियाई अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली। अब 5 वर्षीय आर्थिक योजना, देखो सरकार द्वारा बनाई गई 5 वर्षीय योजनाओं ने बड़ी औद्योगिक समूह, कॉर्पोरेट प्रमोट जो फैक्ट्रियां थी उन्हें काफी प्रमोट किया, उन्हें काफी समर्थन दिया। इन योजनाओं के तहत रोजगार बढ़ा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ी, इन सब चीजों को उसमें काफी सपोर्ट मिला। अब औद्योगिकरण की दिशा में परिवर्तन, देखो 1960 में क्या होता है, 1960 के दशकों में कोरिया ने आयात प्रतिस्पर्धा नीति छोड़कर निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण को अपनाया। तो आयात का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से सामान मंगवाना, निर्यात का मतलब होता है किसी दूसरी जगह पे अपना सामान भेजना। तो अब कोरिया ने आयात की जगह निर्यात को ज्यादा से ज्यादा फोकस करा। सरकार ने श्रम घनिष्ठ उद्योगों जैसे वस्त्र पर ध्यान केंद्रित किया और फिर 1970 के दशक में उच्च मूल्यवर्धी भारी व रासायनिक उद्योगों को और बढ़ावा दिया, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उन सारे उद्योगों पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी थी। विकास में योगदान देने वाले घटक, देखो जो मजबूत नेतृत्व, कुशल अधिकारी, साहसी उद्योगपति और जो सक्षम श्रम बल ने कोरियाई औद्योगिकरण को बल दिया। इसके थ्रू ये औद्योगिकरण जो तो काफी मजबूत हुआ। इसके अलावा उच्च साक्षरता दर और तकनीकी शिक्षा ने श्रमिकों को कई औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया। खुली आर्थिक नीति और निवेश, तो कोरिया ने खुली आर्थिक नीति को अपनाया, विदेशी तकनीकों को अपनाया, विदेशी निवेश, उच्च घरेलू बचत दर और विदेशी काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा भेजे गए धन से औद्योगिक विकास को भी काफी सपोर्ट मिला। अब संविधान संशोधन और यूसिन संविधान, देखो पार्क प्रशासन ने 1971 में संविधान संशोधित कर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा और उसे जीता भी। 1972 में यूसिन संविधान लागू किया गया, जिससे राष्ट्रपति को कानून व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और आपातकालीन नियम लागू करने का अधिकार भी मिल गया। 1979 में क्या होता है, इसमें यहाँ पर 1979 के अंदर तेल संकट हमें देखने को मिलता है कोरिया के अंदर, जिससे यहाँ की आर्थिक योजनाएं भी काफी प्रभावित हुई। यूसिन संविधान के विरोध में छात्रों ने, विद्वानों ने, विपक्ष ने काफी प्रदर्शन करे, काफी हंगामा खड़ा कर दिया और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग हंग की हत्या हो गई और उनका शासन पूरी तरीके से अब खत्म हो जाता है।
अब लोकतांत्रिकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। देखो पार्क चुंग हिंग की मृत्यु के बाद क्या होता है, सेना का तख्ता पलट हो जाता है। पार्क चुंग हिंग की मृत्यु के बाद लोकतंत्र की मांग तेजी से होने लग जाती है, लेकिन दिसंबर 1979 में सैन्य नेता चुन हू हवन ने तख्ता पलट करा और पूरी सत्ता पर अपना कंट्रोल कर लिया। मई 1919 में क्या होता है फिर, देखो छात्रों ने इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन करा, नागरिकों ने इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन करा और लोकतंत्र की मांग वो लोग करने लगे। और सेना ने फिर क्या कर दिया, सेना ने इसके खिलाफ मार्शल लॉ लागू कर दिया, सेना का लॉ लागू कर दिया। सेना ने इसको पूरी तरीके से फिर दबा दिया। अब ग्वांगुज विद्रोह, देखो ग्वांगुज शहर के अंदर क्या होता है, छात्रों और नागरिकों ने लगातार मार्शल लॉ को हटाने की मांग करते रहे। सेना शासन ने क्रूर दमन किया, परंतु आंदोलन को लोकतंत्र की चेतना का प्रतीक बनाया गया कि जो आंदोलन हो रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी है। अब चुन डू हवन का राष्ट्रपति बनना, देखो 1980 में क्या होता है, जो चुन हू हवन है इस संविधान के तहत अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रभावों को कठोरता से दबाने की कोशिश भी करती। आर्थिक विकास, देखो चुन प्रशासन ने कोरियाई अर्थव्यवस्था को 1.7% से 13.2% की वृद्धि दर तक पहुंचाया और इससे शहरीकरण और मीडिया में भी काफी सुधार हुआ। ऐसी राजनीतिक जागरूकता और प्रत्यक्ष चुनाव की मांग, देखो आर्थिक और सामाजिक सुधारों से नागरिकों में राजनीतिक अधिकारों की जागरूकता बढ़ेगी, राजनीतिक अधिकार बढ़े कितने जरूरी है और जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की भी इसमें मांग की जाने लगी। अब 1987 का लोकतंत्र आंदोलन, तो मई 1987 में एक छात्र की मृत्यु के बाद लोकतंत्र के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, इसके लिए काफी मांग की जाने लगी। मध्य वर्ग और छात्रों ने मिलकर आंदोलन को बल दिया। अब ऐसी संवैधानिक संशोधन और प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार, देखो जनता में दबाव और जनता के दबाव में चुन प्रशासन ने संविधान में संशोधन करना पड़ा और नागरिकों को प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार दे दिया गया और कोरिया में लोकतंत्र का एक नया युग स्टार्ट हो गया। अब कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ का संकट। आईएमएफ की पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बेसिकली मैंने अभी इमेज भी लगा रखी है, ये बेसिकली लोगों उस देशों को लोन देती है, देशों को पैसा देती है अगर वहां पे कोई संकट आ जाता है पैसों से रिलेटेड, ठीक है। कोरिया को जब कोरिया में संकट आ जाता है वो इसके पास से जाकर इनसे पैसे की मांग करती है। अब प्रत्यक्ष चुनाव और रोतावू का निर्वाचन, देखो 1987 में नए संविधान के तहत 1971 के बाद पहले बार प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव हुआ दिसंबर 1987 में और विपक्ष की एकजुटता ना होने के कारण चुन के सहयोगी सैन्य नेता जिनका नाम था रो ताबू ये विजयी हो जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया बनी रहती है कि वहां पर चुनाव जो हुआ करेंगे। अब नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव, देखो 1992 में लंबे समय के बाद विपक्ष में रहे किम यंग सेम ने रो की पार्टी से समझौता किया और दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति चुने गए। यह कोरिया में सैन्य शासन के अंत और लोकतंत्र की पुनः स्थापना का प्रतीक था, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति बने थे अब 1992 में, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो नॉर्मल व्यक्ति थे। अब आर्थिक वृद्धि और वैश्विक कंपनियां, तो नई सरकार की निर्यात उन्मुख नीति से सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियों ने 1990 के दशक की शुरुआत की। मतलब यहाँ पे नई नई कंपनी आपने सुने होगा, सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये सब कोरिया की कंपनी है, काफी फेमस और आज के समय भी आपको पता है कितनी बड़ी कंपनियां है ये। तो इन कंपनियों की स्थापना की गई और 1990 के दशक की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर ये कंपनियां उभरने लगी, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे कंपनियां उभरने लगी थी और सरकार ने बुनियादी ढांचे और उन्नत उद्योग में निवेश करना भी जारी रखा। अब एक संगठन है ओईसीडी, नव उदारवादी दबाव के तहत कोरिया ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल हुआ है कि ओईसीडी है, जो अगर किसी देश में कोई पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो ये सारे संगठन मिलकर, ये सारे देश मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। आईएमएफ संकट, देखो व्यापार घटा यहाँ पर 1997 में वित्तीय संस्थाओं की कुप्रबंधन और व्यापारिक भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, कोरिया के अंदर 1997 में विदेशी मुद्रा का संकट आ जाता है। इस संकट से निपटने के लिए ये लोग आईएमएफ से लोन लेते हैं, आईएमएफ से पैसा मांगते हैं। अब जन भागीदारी और गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट, देखो पूरे देश ने इस संकट में, यहाँ के लोग काफी अच्छे थे, इन पूरे देश के लोगों ने आपस में अपने देश की मदद करने की कोशिश करी। तो अब इन लोगों ने, जिन लोगों के पास जितना सोना था, जितना चांदी था, जितना पैसा था, वो सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरकार को देने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग ऋण जो इनके ऊपर लोन है, जो कर्जा है, उसे चुका सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिकता के दो मार्ग। देखो अलग अलग आधुनिकीकरण की राह, देखो औद्योगिकरण समाजों ने एक जैसे बनने की वजह अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थिति के आधार पर आधुनिकता के अलग अलग मार्ग अपना, जैसे कि हमने चीन को पढ़ा, जापान को पढ़ा, ताइवान को पढ़ा, कोरिया को पढ़ा, इन सब ने एक तरीके नहीं अपनाया। देखो जापान तो देखो स्टार्टिंग से विकसित होना स्टार्ट कर दिया था, चीन बाद में समझा, कोरिया ने भी अपने विकास करने की कोशिश करी। तो इन्होंने धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से अपने आप को विकसित करने की कोशिश करी थी, इनकी अलग अलग राहें थी। जापान का मार्ग, देखो जापान ने अपनी आजादी बनाए रखी और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीकों से अपनाया। जापान ने साम्राज्यवाद करा, राष्ट्रवाद को जगाया,
परंपराओं का नया युग, देखो परंपराओं को जबरन बनाए रखने की बजाय उन्होंने नए रचनात्मक तरीकों से अपनाया। ये नहीं कि किसी पे जबरदस्ती अपनी परंपराओं को थोपा जाए, नहीं, उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए ताकि अन्य लोग भी उस परंपरा को अपनाए। और जब मेजी शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें लड़का लड़की को शिक्षा में डाला गया, सभी के लिए शिक्षा जरूरी की गई, इनके थ्रू यहाँ के नागरिकों को और प्रोत्साहित किया गया शिक्षा के प्रति। रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव, देखो जीवन शैली में बदलाव लाया गया, विदेशी और देसी विचारों के मिश्रण हुआ, क्योंकि विदेश से लोग आए, वो भी यहाँ के लोगों से मिले, तो इससे क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान हो गया। परिवार और समाज में बदलाव की प्रक्रिया में देखने को मिलती है। आधुनिकता के रचनात्मक मेल का परिणाम ये सब में देखने को यहाँ पे मिलता है। और तो चीन का मार्ग कैसा था, देखो चीन का आधुनिकीकरण बाहरी साम्राज्यवादी ताकतों से प्रभावित रहा था। इससे राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं कमजोर पड़ गई थी, युद्ध हुआ यहाँ पे, लूटमार हुई, प्राकृतिक त्रासदी यहाँ पे भी देखने को मिलती, जिससे चीजें पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। परंपरा का विरोध हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण, देखो चीन में साम्यवादी दल ने परंपरा का असमानता, गरीबी, पिछड़ेपन का कारण मानकर उसे खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना और दमनात्मक सत्ता चलाई थी। अब इस साम्यवादी कार्यक्रम का प्रभाव, जो कार्यक्रम से शिक्षा का विस्तार हुआ, जागरूकता बढ़ी, मुक्ति और समानता के आदर्श पर नारेबाजी बनकर रह गई। इसके बावजूद सदियों पुरानी जो असमानताएं थी वो कुछ हद तक समाप्त होने लगी थी। ऐसी आर्थिक सुधार और नई चुनौतियां, देखो पार्टी ने आर्थिक सुधार किए, इनके जरिए चीन को मजबूत बनाया गया। अब पूरा देश जो है वो असमानता से, पुनर्जीवित होती परंपराओं से, इन सब चीजों से जूझ रहा था। यह सवाल फिर खड़ा हो गया कि चीन विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति धरोहर को कैसे संजोए, कैसे उसे बनाए रखे। ये आपका 7वां चैप्टर था जो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा दिया। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी क्लास 11 की हिस्ट्री की सारे चैप्टर मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से इसके नोट्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।